Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Beta, today we are here to discuss about our personality. हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को फ्लरिश करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को वाकई में पर्सनैलिटी बनाने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन मुझे ये कहते हुए वाकई बहुत अफसोस भी है, मुझे ये कहते हुए हल्का हल्का डर भी है कि मैं कुछ सच बोलूँगा तो कहीं फ़ील ना हो जाए। और मैं अगर ये कहूँ कि मैं इसलिए डरूँ कि बच्चे फ़ील कर जाएं तो फिर तो ये काम ख़राब है, क्योंकि फिर मैं पर्सनैलिटी को डेवलप तो नहीं करने आया, मैं तो डर को देखते हुए बच्चों की पर्सनैलिटी को देखने आया हूँ। उसके मुताबिक जो होता है हो जाए, जो नहीं होता ना हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं आप लोगों के सामने बातें करूँगा बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल सीधी, ब्लंट, वो बातें कि जो बातें कड़वी तो लगेंगी लेकिन ज़ाहिर सी बात है डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। जब तक हम डेवलप्ड नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज फ्लरिश नहीं कर पाएंगे और मैं अपना हक अदा नहीं कर पाऊंगा। इन शॉर्ट बात यह है। इस वजह से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आप लोगों के सामने ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ खोल के बयान कर दूं, जिसमें से सबसे पहला सच जो आपके सामने आज मैं बताने जा रहा हूं, जो डिस्कस करने जा रहा हूं, आप लोगों के लिए आने वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेपर कैसे देंगे, ये आसान है, सच्ची बात बता रहा हूँ। ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि जनाब उसके अंदर हमसे वो जो ऑनलाइन सिस्टम होगा मैं उसको सही तरीके से मैनेज ना कर सका, तो ये भी बड़ा आसान है, आप इसको भी मैनेज कर लोगे। लेकिन इससे बड़ा मसला वो ये कि सुनना मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, सुनना कि मेरी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या हैं, और फिर सुनने के साथ साथ अपने आप के अंदर ये अहद करना कि येस आई कैन चेंज माई सेल्फ। ये बहुत 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 मुश्किल काम होता है। अब जितने भी बड़े लोगों को देख लें, मैं दूर नहीं जाता, इसी कॉलेज की दो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर बात कर लेता हूँ। आप सर आतिफ़ की बात कर लें और दूसरा बड़ा नाम सर जवाद, ये दो 1 एंड 2 पोजीशन पे ऑलरेडी हैं। मैं नहीं कहता कौन 1, मैं नहीं कहता कौन 2, क्योंकि आपके ही जज्बात आपस में ऊपर नीचे हो जाएंगे ये बात सुन के। इन लोगों ने भी अपनी पर्सनैलिटी पर काम किया। आतिफ़ आबदी वाज अ ले मैन बट ही बिकेम द आतिफ़ आबदी जस्ट बाय वर्किंग ऑन हिज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अपनी पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स पर काम किया और आज आपको उनका बोलना, आज आपको उनका बात करना, आज आपका उनसे सुनना, उनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही पर्सनैलिटीज़ इन्होंने टाइम स्पेंड किया, घंटों स्पेंड किए अपने आप पर, और आज वो दुनिया के अंदर, इस ये वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमा के बैठे। सेम विद सर जवाद। तो हमेशा याद रखें कि ये जो पहला फ़ेज़ है, जिस फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, वो ये है कि पहले सुनना और फिर उसको एडजस्ट करने की और डाइजेस्ट करने की कोशिश करना। ये आपके लिए आसान नहीं होगा, उसके लिए मेरी सजेशन आपके पास ये होगी, और मैं कहता हूँ कि अपना योर माइंड इज़ योर किंग। आप अपने माइंड को जो चाहो समझा सकते हो, आप अपने माइंड को जैसे चाहो चला सकते हो, बट जस्ट ऑन वन कंडीशन। और वह कंडीशन क्या है कि आपको अपने माइंड को चलाना आना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि मैं ये आदत छोड़ सकता हूँ, मेरे लिए मुमकिन है, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है तब समझ आती है। आप आज इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट आज से ही कर सकते हैं, अपने माइंड को अपना किंग बनाते हुए और माइंड को अपने हिसाब से चलाते हुए। ये कैसे किया जा सकता है कि आज से ही आप ये सोच लें कि ये जो लेक्चर अब डिलीवर होगा, इस लेक्चर में मुझे 2 बातें, पहला तो ये है कि मैं बोर हो जाऊं और मैं कहूं यार मैं कहाँ आ गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं तो टिकटॉक का बंदा हूं, मैं तो रील्स वाला बंदा हूं जो 5 सेकंड में डिसाइड कर लेता है वेदर आई शुड वॉच दिस और नॉट, मुझे इसे देखना है या नहीं देखना। और जब घंटों सामने बैठना है और उस वक्त आपने सिर्फ सुनना है, तो यकीन कीजिए कि आपके सामने आपका माइंड किंग है। तो जाहिर सी बात है कि वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कि यार ना सुनो, रहने दो, क्या हुआ, वो रील देखते हैं, वो फिल्म देखते हैं, ऐसे काम करते हैं, बाहर चलने वाला काम ठीक था। इस किस्म की आपको डिसऑर्डर्स की तरफ, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन आपने उस वक्त अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है कि अपने आप को समझाना है कि भाई अब नहीं तो कब, अब नहीं मैं करूँगा तो कब करूँगा, अब मैं अपने आप को नहीं समझाऊंगा तो कब समझाऊंगा। हम लोग फिज़िकल क्लास में एडमिशन्स लेते हैं
थाउजेंड्स ऑफ फीस सबमिट करवा के, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ फीस। और होता क्या है कि हम लोग जब फिज़िकल क्लास में पढ़ने की बारी आती है तो हम ठीक 3 से 4 दिन के बाद छुट्टी करना शुरू कर देते हैं और फिर अपने आप को समझाने लगते हैं कि यार ऑनलाइन देख लूँगा, यार कोई मसला नहीं है, मैं कवर कर लूँगा, तुम टेंशन ना लो। और फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और आप फ़ीस दी हुई भी बर्बाद और आपका खुद अपना आप भी बर्बाद। तो अपने आप को सबसे पहले समझाना है वो ये कि भाई मुझे अब अपने माइंड को आदत डालनी है, नॉट 5 सेकेंड अंडरस्टैंडिंग बट मैक्सिमम टाइम अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब टेक किया जाता है, माइंड में अंडरस्टैंडिंग के लिए इंसर्ट किया जाता है, तभी समझ आती है, वरना समझ नहीं आती। आप कैफ का कोई भी सब्जेक्ट उठा लें और आप समझे कि मैं रील्स की तरह इसको शॉर्ट टाइम के अंदर कवर कर लूं, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप नहीं कर सकते। हाँ, आप ख्वाब देख सकते हो, हर कोई देखता है ख्वाब, लेकिन आप नहीं कर सकते जब तक आप घंटों स्पेंड ना करें। तो ये आदत अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। इसलिए आपने अपने आप को इस आदत की तरफ लाने के लिए आपने क्या काम करना है? सबसे पहला कि यू शुड हैव अ नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू, यू शुड हैव सम राइटिंग मटेरियल इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपके पास नोटबुक रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी से पेज ले लें और उससे कहें कि यार मुझे उधार दे दो पेन अपना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बाद में उसे 1-2 रुपये जो देने हैं वो दे देना, जो आपस में मामला चलता है। लेकिन आप अपना अटेंशन स्पैम जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे और अपने आप को बार बार ये समझाएंगे कि येस आई हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि कोई एक बात या एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होगा, जो आपको लगेगा कि यार ये तो ज़रूरी नहीं था, एमी सर ने बता दिया। एवरीथिंग हेयर इज़ प्लान्ड। हर चीज़ को मुकम्मल प्लानिंग के साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया करूँगा और बताऊँगा, क्योंकि मैं प्रॉपर होमवर्क के साथ यहाँ पर आया हूँ, प्रॉपर डिस्कशन के साथ आया हूँ। आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि इस पीपी की कोर्स को पढ़ाते हुए डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब से पीपी स्टार्ट हुआ तब से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं इस क्लास से पहले तक टोटल 29 बैचेस पढ़ा चुका हूँ, 29 बैचेस, एंड दिस इज़ माई 30th बैच। और एक बैच के अंदर लास्ट जो स्कीम थी, जो लास्ट जो हम कह सकते हैं कि जो आई कैप की इंस्ट्रक्शंस थी, उसके मुताबिक आप 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं बिठा सकते एक क्लास के अंदर। तो मेरी क्लास में ऑन एवरेज 30 तो थे, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ऑन एवरेज 25 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में पढ़े। तो आप अगर 25 स्टूडेंट्स का हिसाब भी लगाएं तो 29 बैचेस मल्टीप्लाई बाय 25, इतने स्टूडेंट्स को मैं आज तक पढ़ा चुका हूँ। इसलिए ये सोचना कि पीपी क्या होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, तो मतलब ये है कि मैंने सैकड़ों जहनों को पढ़ा है इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, मैंने सैकड़ों जहनों को समझाया है और मैंने सैकड़ों जहनों का इंटरव्यू लिया है, सैकड़ों जहनों की प्रेजेंटेशन जो हैं वो मैंने की हैं और सैकड़ों जहनों की ग्रुप एक्टिविटी को मैंने कंपाइल किया है। इस वजह से ये बात समझना, ये बात को अपने माइंड में कहीं पे अगर आ रही है कि पता नहीं पीपी मुझसे पास होगा कि नहीं, आप इस बात को निकाल दें, क्योंकि आप यहाँ पर उस टीचर के सामने हैं जिस टीचर ने सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया हुआ, और वो एक जहन नहीं था, वो सैकड़ों जहन थे, डिफरेंट माइंड्स थे। तो ये है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। वैसे मेरा इंग्लिश टीचिंग का या जो स्पोकन इंग्लिश और आइल्स से रिलेटेड जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, दैट इज़ मोर देन 16 ईयर्स। पिछले 16 साल से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और मेरा मेन जो सब्जेक्ट है दैट इज़ इंग्लिश। और फिर मैं इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर बिज़नेस, इकनॉमिक्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स, जिन बच्चों का PRC 1 एग्जाम्प्ट हो गया, उन्हें अब ECS कोर्स देना पड़ेगा जिसका नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स, और वो कोर्स भी इंशाल्लाह मैं कवर करवा रहा हूँ और मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। तो अब चूँकि पीपी की बात है तो पीपी में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स का शिकार हैं कि सही ये जो असेसमेंट कैसे होगी हमारी, सर ये जो सैम्पल अभी आया PDF का, सर ये कैसे, क्या है ये सर, इसके बारे में बताएं। और बहुत स्टूडेंट इसको लेके प्रॉब्लम्स का शिकार है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लेक्चर का स्टार्ट ही यहाँ से करूँ, मैं आपको उस असेसमेंट के ऊपर बात करूँ कि जो आप लोगों की होगी और जिस असेसमेंट के ऊपर आप लोगों से एग्जामिनेशन लिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि जनाब अब इस तरह से आपने पेपर्स देने हैं।
तो ये कुछ अहम बातें हैं, मैं ओवरव्यू आपके सामने बताऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस इसके ऊपर प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में A to Z मैं गाइड कर सकूं। आप पहली बात तो अंडरस्टैंड कर लें कि आपका जो पीपी का की असेसमेंट होने जा रही है ये 3 चीज़ों के ऊपर होगी। कोई बताएगा वो 3 चीज़ें क्या है? इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और ग्रुप डिस्कशन। ये 3 चीज़ों के ऊपर होने जा रही है। पहली चीज़ तो अपने माइंड में समझ लें, आपका इंटरव्यू होगा, ये नहीं बताया कि मैक्सिमम 5 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट्स। और ये हो सकता है कि इंटरव्यू, क्योंकि मेरी बात याद रखिएगा, मैं कभी आपको तैयार नहीं करवाऊंगा सिर्फ फॉर दैट ऑनलाइन। कभी मैं आपको प्रेजेंटेशन ये तैयार नहीं करवाऊंगा जस्ट फॉर दिस ऑनलाइन पोर्शन कि ऑनलाइन दिया, जान छुट्टी हो, बस सुकून हो गया। भाई आप लोगों ने आगे फर्म्स में जाना है एंड योर ड्रीम इज़ फॉर बिग 4। ऐसे ही है ना, सोच रहे हो ना, तो बिग 4 की तैयारी भी तो होनी चाहिए ना। और वो बिग 4 इंटरव्यूज़ हो सकता है 20-20 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा भी हो, चलें, पॉसिबिलिटी है ना। तो मैं आपकी उसके मुताबिक तैयारी करवाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि नहीं भाई जैसा है वैसे ही है, कोई बात नहीं, मगर वो लाएँ, छोड़ें इनको, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं मैं करूँगा। आई विल प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं और इंटरव्यू देना चाहें तो यू विल बी कॉन्फिडेंट, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। एक है स्क्रीन के सामने बैठना, इधर उधर कोई नहीं है आपके रूम में, आप वहाँ बैठे हैं और बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, दैट इज़ ईजी। लेकिन एक ऐसा मरहला है कि जब आपके सामने एक पैनल बैठा हुआ है और पैनल कह रहा है कि जनाब आप ज़रा आएँ और आके इंटरव्यू दें, दिस इज़ अनदर थिंग, दिस इज़ अनदर चैलेंज एज वेल। तो हम इस चैलेंज के ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलें असेसमेंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं जी। इस सेशन में हम लोगों ने किन किन चीज़ों के ऊपर बात करनी है, आइए मैं एक एक करके आपको समझाऊं और बताता चलूं। पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि ये पीपी असल में है क्या। हम जो आज के इस असेसमेंट के अंदर पढ़ेंगे और असेसमेंट में यही सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। पहला आईकैप ने हमें बताया कि ये पीपी असल में है क्या। हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे प्रोफेशनल स्किल्स असेसमेंट के ऊपर और नॉलेज टेस्टिंग के ऊपर, हमारा नॉलेज कैसा है। दूसरा, हम चेक इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। भाई अगर आपने ऑनलाइन ही अप्लाई कर रहे हो या ऑनलाइन ही असेसमेंट दे रहे हो तो वहाँ पर भी आपने लॉग इन करना है ना। एक पर्टिकुलर आपको मीडियम दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, उसको आपने लॉग इन करना है, तो उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सो व्हाट आर दोज रिक्वायरमेंट्स, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट देम एज वेल। क्लियर। तीसरा, हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी आपकी सलाहियतें हैं जिनको एक्सेस किया जाएगा, जिनको असेस किया जाएगा। ये बंदा गुस्से में कैसा लगता है, ज़रा देखें तो सही, शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है। ज़रा देखें ये बच्चे को इंटरव्यू में इसने प्रेजेंटेशन दी, कोई नकल तो नहीं मार आया। ज़रा कोई 1-2 सवाल तो करके देखते हैं इससे, प्रेजेंटेशन बाकी इसी ने तैयार की है, चेक करते हैं। ग्रुप डिस्कशन, कोई ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट आए तो इस ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट के ऊपर ये बंदा कहता क्या है, ये बंदा करता क्या है, दिस विल बी एक्सेस्ड एज वेल। इसके ऊपर भी बात की जाएगी। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरव्यू फॉर्मेट्स और एक्सपेक्टेशंस। हमारे इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या होगा, एक्सपेक्टेशन क्या है ऑफ इंटरव्यू टेकर्स फ्रॉम अस। क्या वो सुनना चाह रहे हैं ये बंदा बोलेगा माई नेम इज, या बंदा बोलेगा माई नेम इज दिस, व्हाट इज ओ, आई यू अंडरस्टैंडिंग। तो एक बंदा जो होता है वो होता है कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट, और एक होता है बिलो एवरेज, और एक होता है नॉर्मल, जो दिखाता नहीं है मैं असल में हूं क्या, मगर होती बड़ी शय है वो, लेकिन वो होती बड़ी शय है। ये मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आगे आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली हमेशा वो कहते हैं कि हद से बढ़ने वाले वो प्रॉब्लम्स में रहते हैं। नीचे से हद से बढ़ गए, इसका मतलब हद से ज़्यादा नीचे चले गए तो आप वो भी फारग, हद से बढ़ गए कंपिटेंसी में तो आप तब भी क्या, फारग, और बचा क्या, वो जो एतदाल के साथ रहता है। इसके साथ मैं ये बात करना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आप में एक हदीस है, जिस हदीस में के बारे में लोग बड़े बड़े उलमाए कराम ये कहते हैं कि जो इस बात पे अमल कर लेना वो बंदा कभी गरीब हो ही नहीं सकता, वो बंदा कभी गरीब हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है वो बंदा गरीब रहे।
और आपसे उसमें हदीस क्या है, मैं उसका मफहूम ही आपके सामने डिस्कस करूँगा कि जनाब आप जो भी खाएं पिएं वो एतदाल के साथ खाएं, खर्च करें एतदाल के साथ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ, गैर ज़रूरी चीज़ खर्च नहीं करनी, तो आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। दिस इज़ मफहूम दैट आई एम शेयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो जनाब इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज़ें, बाकी इन डिटेल में बताता हूँ आपको। प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, जो आप प्रेजेंटेशन सबमिट करवाएंगे वो प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? बस पकड़ी, कैनवा पे गए, पकड़ी और शेयर कर दी बस? कुछ तो उसके अंदर से खसूसियत होनी चाहिए ना, समथिंग स्पेशल। और फिर आपसे ये भी कि प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, उस क्वालिटी को भी देखा जाएगा। वो कौन से ऐसे मीडियम्स हैं, कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है कि जिसके मुताबिक आपने प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना है। स्टार्ट में आप कहें कि भाई अल्लाह हाफिज़ और एंड पे आप कहें जी अस्सलाम वालेकुम, नो, एक हुक होती है। हुक का सुना कभी आपने? मछली को पकड़ने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? हुक यूज़ की जाती है। और हुक पे मछली आती क्यों है? सवाल है क्यों आती है? क्योंकि वो अट्रैक्ट होती है उस पर, उसके ऊपर एक बेट लगी होती है। तो एक ऐसी हुक होनी चाहिए जो आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ दूसरों की तवज्जो कर दे फ़ौरन। अब देखिए ना, आपके जो इंस्ट्रक्टर्स होंगे, जो आपको एक्सेस कर रहे होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, जज कर रहे होंगे। अब एक समझो कि बोर वाली कैफियत हल्की सी आ जाती है अगर किसी में कोई ख़ास हुक नहीं है। तो आप स्टार्ट करते हो एक ख़ास हुक से, डू यू नो वेयर द वर्ल्ड इज लीडिंग टू, डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, या डिड यू नो व्हाट हैपेंड जस्ट 10 सेकेंड्स बिफोर, कोई ऐसी बात। तो आपने क्या किया, दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड हुक। तो ऐसी हुक्स के इस्तेमाल से भी प्रेजेंटेशन आपकी चार चांद लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सी और चीज़ें, इनके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करने जा रहे हैं। तो जनाब आइए एक एक करके ज़रा चीज़ों को समझते हैं। पीपी क्या है? अब यहाँ पे मैंने चीज़ों को एक एक करके बताया और मैंने आपको बता दिया कि पीपी क्या है। ये आपको एक गोल की तरफ लेकर जाएगी, एक मकसद की तरफ। और वो मकसद क्या है कि आप मैच्योर सोचना शुरू कर दें। वोकैबुलरी के इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी सोच क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। ये गोल है आपकी पर्सनैलिटी का। हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए ये सोचते हैं कि जब तक वोकैबुलरी एक अच्छी नहीं ना होगी, वर्ड्स का ज़ख़ीरा मेरे पास अच्छा नहीं होगा, तो मैं अच्छा बोल नहीं सकता। नो, दिस इज़ नॉट द केस। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि वो कंटेंट को तैयार कर रहे होते हैं, जो लिखा है वो बोलना है, भाई याद करना है, याद करना है। नो, पीपी इज़ नॉट अबाउट प्रिपेयरिंग कंटेंट। ये नहीं है। पीपी क्या है? आपने एटीट्यूड और डिलीवरी, ये दो टैलेंट्स अगर आपके अंदर हैं, एटीट्यूड, वे ऑफ स्पीकिंग, किस अंदाज से आप बात कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। और दूसरा क्या है? डिलीवरी, आपका सेंटेंस डिलीवरी का अंदाज क्या है। ये चीज़ें पीपी के अंदर देखी जाती हैं। ये नहीं देखा जाता कि इसकी वोकैबुलरी कितनी मुश्किल है। अब क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं कि पीपी इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज टेस्ट। आपके नॉलेज के ऊपर हम उन्हें कुछ नहीं चाहिए भाई। सिंपल सी बात है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या नॉलेज ज़्यादा देखा जाता है? नॉलेज तो आएगा, चैट जीपीटी बड़ा पड़ा है, उन्होंने आप में क्या देखना है? आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखेंगे ना, आपके एटीट्यूड को देखेंगे, वे ऑफ इलेबोरेशन को देखेंगे। ये एक प्रोफेशनल स्किल को असेस करने का एक जरिया होता है जो वैल्यू करेगा कि आप सोचते कैसा हो, आप बोलते कैसा हो और आप प्रेजेंट कैसे करते। मैंने 3 बातें बताई हैं। कौन सी? सोचते कैसा हो, बोलते, और तीसरा शाबाश। ये 3 पॉइंट्स, ये टोटल पीपी है जी। भाई वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं बताएं? और देख लो भाई, देख लो, कोई बात नहीं। सोचते कैसे हो और क्या? सोचते कैसे हो। पहला यहां आने वाली बात, दूसरा बोलना, और बोलना कैसे बोलना। दीज आर द 3 थिंग्स जो असल में पीपी का क्रक्स है। ये 3 चीजों का पता लग गया, कितनी आसान लग रही है ना, ओ भाई ये तो क्या बात है, लेकिन करने में सालों बीत जाते हैं।
लोगों की एज एंडिंग पे पहुंच जाती है लेकिन उन्हें बोलना नहीं आता। कहां पर क्या बोलना है यही नहीं आता, और हमें लगता है कि हाँ ये तो कोई मसला नहीं है, बट इट टेक्स टाइम। हर टीचर क्यों आपको पसंद नहीं आता? टीचर तो पढ़ाने का काम करते हैं ना, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक टीचर का ही वे ऑफ इलेबोरेशन क्यों पसंद है? वजह क्या है यार? वो ये ना, मुझे लगता है कि ये जैसे मैं सोचता हूं वैसे सोचता है। मेरे लेवल पर आकर ये मुझे पढ़ाते हैं यार, मजा आ जाता है। बात समझ आ रही है? ये मैं सोच रहा था अभी कि ये सवाल होना चाहिए, उस सर ने बता भी दिया यार, इसीलिए तो मैं ये सर को पसंद करता हूं यार। ये बात को छोड़ते नहीं है और सीखने में सालों बीत जाते हैं। अगर मैं कहूँ सदियां बीत जाती हैं तो फिर ये बात थोड़ी गलत हो जाएगी, क्योंकि सदी तो को बंदा जी नहीं सकता। मैं यही कहूँगा सालों बीत जाते हैं। तो ये तीन चीज़ों का क्रक्स क्या है? इट इज़ एक्चुअली पीपी। मतलब अगर मैं इसको बताऊँ आपके सामने कि प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस आपके अंदर आनी चाहिए। इफेक्टिवनेस किसे कहते हैं? इफेक्टिव होना, इफादियत, फ़ायदामंद। प्रोफेशनली आप किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हो, दिस इज़ पीपी। और मैं आपको बताता चलूं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं कहता हूं इट इज़ लाइक अ बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है ये वही बॉक्स बताएगा तो वो बिकेगा। दिस इज प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस। बाय द वे, आप में से कोई जानता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? को बताए मुझे, उर्दू में क्या कहते हैं इसे? मुंशी। वेरी गुड। हाँ, वो नहीं कहते, उधार लिया गया मुंशी। चार्टर्ड प्लेन का नाम सुना ना? चार्टर्ड प्लेन कौन सा होता है जो आप उधार लेते हो? तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यानी उधार लिए गए मुंशी। अब ये मुंशी उधार इसलिए लिया गया है कि ये काम अच्छा करेगा। अब ये मुंशी को खुद बताना पड़ेगा कि मैं कितना अच्छा काम करूंगा, उस लिहाज से इस मुंशी का रेट होगा, उस लिहाज से इस मुंशी का रेट होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और ये जितना इफेक्टिव होगा, वही बात, ये बॉक्स क्यों लिया जाना चाहिए अगले 15 या 20 दिन के लिए या 3 महीने के लिए, ये मुंशी खुद बताएगा कि मैं, अगर मुझे आप उधार लेते हो तो मैं ये कमाल कर सकता हूं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस बॉक्स को, अपने आप को, अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। और बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सोचना पड़ेगा। और बोलने के लिए एक तरीका जब तक नहीं आएगा बोलने का, वो बोलेगा कैसे? तो वही बात, प्रेजेंट करना। तो ये तीन चीजें फिर वापस आ गई, थिंक, स्पीक एंड प्रेजेंट। एक स्टूडेंट मेरिट सर्टिफिकेट ले ले भाई, गोल्ड मेडल ले ले हर कैफ में, लेकिन उसे प्रेजेंट करना नहीं आता और उसे बोलना नहीं आता। और एक वो स्टूडेंट है जो सिर्फ पास करे, यहां मार्क्स थोड़ी बताते हैं, सिर्फ पास करे, लेकिन उसे बोलना भी आता है और प्रेजेंट करना भी आता है। कौन सक्सेसफुल जल्दी हो जाएगा? बोलना और सुनना। सिंपल सी बात। तो बात हमेशा आप याद रखें कि अगर आप वाकई में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर अपना नाम बनाना और कमाना चाहते हो, तो अभी से माइंड में बिठा लो कि मुझे बोलना और सलीके के साथ बोलना आना चाहिए। ठीक है? और सोचने का अमल, जाहिर सी बात है, फिर हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करेगी जब मैं दूसरों को देखूंगा कि वो कैसे सोचता है। वो आगे उसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर है, मैंने आगे प्रिपेयर किया हुआ है। अभी के लिए इतनी बात कि अगर आप इफेक्टिव बनना चाहते हो, इफेक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे बोलना आना पड़ेगा, और कैसे बोलना है वो भी समझना पड़ेगा। सोच, बोल और कैसे बोल, ये तीन चीजें। समझ रहे हो बात को? सेकंड, आप राइट आंसर क्या है इससे भी थोड़ा आगे की लेवल सोचें। और वो कैसे सोचा जाएगा कि लोग मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कैसा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं यार, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं चाह रहा हूं कि इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें मिल जाए।
और मैं उन्हें इनकी प्रॉब्लम्स का हल भी दूं और इनकी इस प्रॉब्लम से भी आगे की एक नई सोच इन्हें दे दूं, तो क्या कभी मुझे छोड़ेंगे? नेवर। और ये कैसे आएगा? थॉरो रिसर्च से, अपने इर्द गिर्द के माहौल पे गौर व फिक्र करने से मुझे आएगा, वरना मुझे नहीं आएगा। एंड थर्ड थिंग इज प्रोफेशनल माइंडसेट। प्रोफेशनल्स कैसा सोचते हैं? क्या प्रोफेशनल्स गुस्सा करते हैं? सवाल आता है वैसे, क्या प्रोफेशनल्स गुस्सा करते हैं? बहुत करते हैं, लेकिन इजहार नहीं करते। और इजहार करते भी हैं तो किससे? अल्फाज से। और अल्फाज की अदायगी भी कैसी होती है कि समझ नहीं आती कि क्या बंदा करे, समझ नहीं आती बंदा क्या करे। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि सर आतिफ हैज़ अ टैलेंट ऑफ दिस। उन्हें कभी गुस्सा आया हो तो वो कभी गुस्से का इजहार इस तरह नहीं करते कि वो कहते हैं जाओ निकल जाओ, ये करो वो करो। वो प्यों प्यों के मारते हैं अल्फाज से। शायद कभी किसी ने गौर किया हो या नहीं। वो अल्फाज किसी की बात पकड़ते हैं और फिर उस बात के ऊपर वो आगे बात करते हैं, भाई ऐसे अगर होता तो ठीक नहीं था, आपने ये जो बात कही है अगर इसकी बजाय ऐसे हो जाती तो ज़्यादा ठीक नहीं थी, ऐसे हो जाता तो ये ठीक नहीं था। तो मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें पता होता है कि हमने चीज़ को प्रेजेंट कैसे करना है, जो माइंड सेट है उसके तहत हमने दूसरों को आगे लेकर चलना है। तो दिस इज़ व्हाट विल डिस्कस अबाउट दिस। तो यही हमें कहा गया ICAP की तरफ से कि आपने प्रोफेशनली इफेक्टिव बनना है, आपने राइट आंसर से भी आगे की सोच लेकर आनी है और प्रोफेशनल माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करना। और जब ये 3 चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि यू आर नाउ मास्टर। अब इसके बाद अगली स्लाइड की जब मैं बात करूंगा, कंपोनेंट्स की अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जो आपसे पूछे जाएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा अभी से, ताकि आप लोगों का माइंडसेट क्लियर हो जाए। आपके ख्याल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CA कर ले, कितनी सैलरी एक्सपेक्टेड है कि वो कमा लेता है? चलो मैं 2 विंग करता हूँ। एक वो जिसकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड है या उसके अंदर एनर्जी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली, अभी पूरी डेवलप नहीं हुई बट नज़र आ रहा है कि ये कुछ है। और एक वो शख्स है जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मुझे बताएं इनकी सैलरी कितनी होगी? रियल लाइफ एग्जाम्पल से बात करते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते, बिल्कुल रियल जो है ना वो चीज़ों के ऊपर समझते हैं। अच्छा भाई, आपको क्या लगता है कि मैंने CA कर लिया और मेरी पर्सनैलिटी अभी डेवलप नहीं है, लेकिन मैं काम अच्छा करता हूँ और काम दोनों को अच्छा करना आता है, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है डेवलप, यानी सोच, बोलना और अंदाज़ ये वैसा नहीं है मेरा, नॉर्मल है, नॉर्मल से भी थोड़ा नीचे ही है, तो मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? 1.5 to 2 lakhs। और ये कब की मैं बात कर रहा हूँ? यू हैव बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, आर्टिकल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। CA की आपको डिग्री होती है, सर्टिफिकेट, शुक्र है। CA का सर्टिफिकेट आपको मिल चुका जी, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ। और उसके बावजूद भी कितनी सैलरी है जी? 1.5-2 लाख। और एक वो शख्स जो डेवलप्ड है, जिसकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड है, उसकी कितनी सैलरी होगी? मिनिमम $500,000। यस। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया जिधर वो आर्टिकल्स कर रहा था या जिन फर्म्स में वो गया ना ऑडिट करने, उन्होंने देख लिया कि बंदा कोई शय है, कोई चीज़ है, तो ये बंदा स्टार्ट यहाँ से होगा। असल में वो स्टार्ट आर्टिकल से हो चुका हुआ है, जो मार खानी थी उसने वो खा चुका हुआ है, अब तो वो डेवलप्ड है। एक्सपीरियंस ही चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्टिकल्स करने के बाद जब निकलता है तो वो एक्सपीरियंस ही तो होता है। हम ये तो नहीं कह सकते वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंसड ही होता है। वो कम से कम इतनी सैलरी जो है वो एक्सपेक्ट करता है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। बाकी अगली गेम एक और है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इसकी तरफ ही चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, 3 कंपोनेंट्स हैं कि जिनके ऊपर आपसे पूछा जाएगा। सो फर्स्ट थिंग दैट इज हियर इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर वो क्या देखते हैं आप में, ये बातों को अभी समझ लो, अभी सुपरफिशियली है, बाकी इन डेप्थ में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, एवरीथिंग विल बी देयर। जनाब पहली बात, वो क्या देखते हैं आप में? जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो उस सवाल पर कि जिसमें आपकी राय पूछी गई, आपकी राय पूछी गई।
दिस इज जजमेंट। दूसरा, क्लैरिटी कैसी है इसके अंदर। बंदा जो है वो खुद बात कर रहा है लेकिन पता लग रहा है कि वो खुद भी जो बात कर रहा है उसके ऊपर उसे भी यकीन है, तो इसका मतलब है क्लैरिटी नहीं है। वो जब तक आप वो बात जो आप खुद पे यकीन नहीं रखते तो किसी के सामने करोगे तो वो बात नहीं असर रखेगी। वो कहते हैं दिल से जो निकलती है वो गर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। ताकत नहीं है मगर परवाज रखती है। क्यों? क्योंकि दिल से निकलती। तो दिस इज व्हाट इंटरव्यू। ये नहीं है मैं रट्टे मार के जाऊं ना भाई। इंटरव्यू वो है जो, ये बात याद रखिएगा, और वो उसके लिए भी अपने दिल को समझाना पड़ेगा, जज्बात काबू, और प्रोफेशनल वे में बोलो। अब ये हमने अब देखना है कि भाई प्रोफेशनल वे में निकलेगी दिल से बात, लेकिन बोलनी कैसी है? प्रोफेशनली। क्योंकि वो सामने मेरा दोस्त तो नहीं बैठा हुआ और यार तेनों की दसा, ये तो नहीं होगा ना। समझ रहे हो बात को? आपने इंटरव्यू प्रोफेशनल वे में बात करनी है। और तीसरा आपका क्या देखा जाएगा? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस के बारे में एक छोटी सी बात कि कॉन्फिडेंस नेवर कम्स व्हेन यू नो ऑल द आंसर्स, इट कम्स व्हेन यू आर रेडी टू फेस ऑल द क्वेश्चंस। जब आप रेडी होते हो, भाई आओ पूछो क्या सवाल है, पूछो मुझसे, आई एम हियर टू आंसर। तो जनाब इंटरव्यू में आपकी इन 3 चीज़ों पे आपको जज किया जाएगा। और फोकस की जब बात की जाए तो जनाब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म क्या होता है? आप जो आपको एक ऐसे वे में परोया जाए कि जहां पर आपसे आपका क्रिटिकल एनालिसिस मांगा जाए, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्केप्टिसिज्म। तो जनाब ये एथिकल रीजनिंग और बायस अवेयरनेस, अगर कोई आपको लेग पुल करे आपकी फर्म में, और वो कहीं वो मैनेजर हो आपका और वो बिल्कुल आपको अच्छा ना समझे, देन व्हाट विल यू डू? और मैनेजर अगर आपको कहे कि छोड़ो यार जो प्रोटोकॉल्स हैं, टाइम कम है, फाइल सबमिट करवाओ, देन व्हाट? समझ रहे हो बात? तो ये सारी चीज़ें, ऐसे सवाल आपसे किए जाएंगे और पूछे जाएंगे। सेकंड है दैट इज प्रेजेंटेशन, और उसका भी मिनिमम टाइम क्या है? 5 मिनट्स। अच्छा, तो जनाब जो 5 मिनट्स की ये जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी, इसमें सबसे पहले देखा जाएगा आपकी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर। पीडीएफ है, पीपीटीएक्स है या पावर बीआई है। स्ट्रक्चर देखा जाएगा आपकी प्रेजेंटेशन का। और फिर डिलीवरी, और डिलीवरी के अंदर क्या है? क्लियर कम्युनिकेशन। जो आप बात कर रहे हो वो क्लियर हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख के पढ़ रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड दिस प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ्स। सो व्हाट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन फर्स्ट, सो आई वांट टू से। ये मैं क्या कर रहा हूं? देख के पढ़ो। आई एम नॉट डिलीवरिंग, आई एम डूइंग व्हाट? रीडिंग। मैं रीड कर रहा हूं, मैं डिलीवर नहीं कर रहा। तो दिस इज नॉट प्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो जनाब आपकी क्लियर कम्युनिकेशन, डिलीवरी को देखा जाएगा और उसके ऊपर मार्क्स होंगे। अगर आप देख के पढ़े होंगे, सॉरी टू से, वो कह देंगे कि आप प्रेजेंटेशन सही नहीं कर रहे, अगली दफ़ा फिर पीपी में मिलते हैं आपसे, तैयारी करके आना। फिर तुम कहना मैं कीता तो सही सी है ही जिंदे ने जान के नहीं पास करते। अक्सर सुनने को मिलता है ना, जो बच्चे फेल होते हैं ना, जो बच्चे, मैं फेल नहीं कहूँगा यार, सॉरी, ये आप दिल पे लगने वाली बात है। जिन बच्चों को एक दफ़ा फिर अटैम्प्ट देने का कहा जाता है, वो कहा जाता है कि आप अच्छा पढ़ रहे हो लेकिन एक दफ़ा फिर दे दो, मौका एक और दिया जाता है। ठीक है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये ना कैफ स्टूडेंट्स के लिए जो रेफ़र आती है ना, ये माथे का सिंदूर होती है। ठीक है, वो इसका ये उनके लिए चलता रहता है सिलसिला। तो इसलिए उन्हें कहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक दफ़ा आप फिर आएँ हमारे पास, हम आपको देखना चाहते हैं, आपके दीदार करना चाहते हैं, तो आप आएँ, परेशान ना हो। तो जनाब आपका ये क्या है कि क्लियर कम्युनिकेशन है, प्रोफेशनल थिंकिंग है, इसको देखा जाएगा। और वही बात कि जो आपको टॉपिक पहले 1 वीक पहले बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। ये मज़ेदार बात है आपके लिए। 1 वीक पहले ये नोट रखिएगा कि 1 वीक पहले ही आपको बता देंगे कि टॉपिक क्या होगा आपका। अब उसके ऊपर आपने तैयार करनी है या पीडीएफ या पीपीटीएक्स का मतलब क्या है? पावर पॉइंट स्लाइड्स। ठीक है, और तीसरा क्या है? पावर बीआई।
मैं ज़रूर आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाजमी आप YouTube के ऊपर रिसर्च कर लीजिएगा कि व्हाट इज़ पावर BI, व्हाट इज़ PPTX एंड व्हाट इज़ PDF एज वेल। अगर किसी को इसका भी नहीं पता तो एक दफ़ा इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें समझना ज़रूरी है। तीसरी बात करते हैं, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन। और ये टाइम्ड एक सेशन होगा, कितना टाइम होगा वी डोंट नो अबाउट दैट, हमें नहीं बताया हुआ, सीधी सी बात है। इस असेसमेंट के अंदर भी इसका टाइम नहीं बताया हुआ। अब वो बता देंगे कितना टाइम है, इस टाइम के अंदर आप तैयार करें, आप आपस में बातें करें, आपस में डिस्कस करें कि हमने क्या बोलना है। और जाहिर सी बात, ऐसा नहीं होगा कि आपको 1-2 हफ्ते पहले ही दे दिया जाएगा टॉपिक और कह दिया जाएगा ये 4 या 5 बंदे या बंदियां हैं जिन्होंने मिलकर ग्रुप डिस्कशन को जो है वो करना होगा। ऐसा नहीं है, उसी वक्त ही मेरे ख्याल से टाइम दिया जाएगा, कोई 35-40 मिनट का, ये भी नहीं बताया हुआ। मसला ये है, उसी में फिर आपने डायलॉग्स तैयार करने हैं, उसी में आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स तैयार करने हैं, उसी के अंदर फिर आपने देखना है कि कौन डिलीवर करेगा, यहाँ पे कौन बोलेगा, यहाँ पे ये बोलेगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे वो ऐसी बात करेगा तो इसका रिस्पॉन्स मैं दूँगा, ऐसे दूँगा। तो दिस विल बी द थिंग जो कि आपने खुद उसी वक्त वहीं उसी प्लेटफॉर्म में तैयार करनी है। यानी सेंटेंस भी आप ही सोचने पैना नहीं, कोई रट्टा नहीं, खुद ही कि मैं ये बोलूँगा। समझ आ रही है बात की? अगर मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि एजुकेशन ऑफ ऑपोजिट जेंडर, ठीक है, उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन की बात कर, क्या ऑपोजिट जेंडर की होनी चाहिए एजुकेशन, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो हम स्टार्ट क्या लेंगे, क्या करेंगे। हो सकता है कि 3 बॉयज़ हों, 2 गर्ल्स हों और कहा जाए कि शुरू हो जाओ, तैयार करो भी, और उसके बाद आए इसको तैयार करें, तो दिस विल बी देयर। तो जनाब टीम वर्क इसमें देखा जाएगा, आपका टीम वर्क देखा जाएगा कि जनाब कैसा टीम वर्क है आपके अंदर। दूसरा, लिसनिंग। किसी ने कहा कि आई वॉन्ट टू से समथिंग और आपने उनके कहे को कुछ और सुन लिया। आपकी लिसनिंग एबिलिटी भी तो ज़रूरी है ना, कि आपने सिर्फ अपनी ही बात कर दी। हो सकता है ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि डायलॉग किसी ने कोई बोलना था और वो कोई और बोल दिया, और आपने रट्टा लगाया हुआ कि मैंने इसके बाद यही बोलना है, लेकिन बात तो ऊपर नीचे हो गई है। यानी बोलना था पर्सन 3 ने और बोल दिया पर्सन 2 ने, और आपने कहा कि मैंने 3 के बाद बोलना था, ठीक है, मैंने 3 के बाद बोलना था, लेकिन 2 के बाद वो 2 वाले ने पहले बोल लिया और उसने वही बात बोली है जो मुझे बोलना है, उसका आंसर देना चाहिए, लेकिन मैं चुप हूँ क्योंकि 3 वाला तो बोल ही नहीं रहा। अब मैं वहाँ पे ये भी नहीं कह सकता तू बोल। बात समझ रहे हो? इसका मतलब टीम वर्क फारग हो गया। बात समझ आ रही है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। और मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस, भाई मैंने इसके अंदर जो है ना वो एक बात आपको बताता चलूँ, इतना मेरे पास इसका मटेरियल है, मैं नहीं जानता, मैंने किसी को अभी तक पीपी के अंदर नहीं देखा कि जो अपनी स्टूडेंट्स से करवाई गई एक्टिविटीज़ को सोशल मीडिया पे अपलोड करे, सिवाय मेरे। कोई एक भी टीचर नहीं लभेगा थानू पीपी, ये मेरा दावा है। चलो जितनी मैंने एक्टिविटीज़ को अभी तक अपलोड कर चुका हूं ना, उससे आधी, चलो आधी भी नहीं कहता मैं, 5% भी किसी ने अपलोड किया ना, मैं उसे मान जाऊंगा। मैं अपनी एक्टिविटीज़ को अपलोड करता हूं सोशल मीडिया पे। देखो भाई, हमसा कोई हो तो आए सामने, आओ ज़रा मुकाबला करो। मैं बच्चों की एक्टिविटी सामने शो करता हूं, और आप आज भी देख सकते हैं सोशल मीडिया चैनल SBI का अपना, उसके अंदर अपलोड किए हैं, मैंने यूट्यूब के अंदर अपलोड की हुई हैं, और ये चल रहा है सिलसिला। मैं शेयर करता हूं बच्चों की एक्टिविटीज़, और यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ग्रुप एक्टिविटीज शो करवाऊंगा आपको, और देखेंगे हम वहाँ पे, और वो भी हमारा इस पार्ट होगा आपको समझाने का। मैं देखूंगा, ये मैं बताऊंगा कि ये देखें यहाँ पे ये बोला, इसका आंसर ये बंदे ने जो दिया आपके ख्याल में क्या ठीक था, क्या ऐसे ही देना चाहिए था। आप भी अपने आप को साथ साथ क्या कर रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पड़ी हैं और आपके पास आएंगी इंशाल्लाह, आप उनको साथ देखते चले जाएंगे। तो एक चीज़ याद रखें कि जब स्टूडेंट प्रोसेस अच्छे तरीके से जानता है तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी अच्छा हो जाता है। ये जो ग्रुप डिस्कशन होगा पेपर देते वक्त, तो इससे पहले जो टाइम मिलेगा तैयारी के लिए, आपने बोला सर 40 टू 45 मिनट, ये भी ऑनलाइन, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है इतना टाइम मिलेगा। जूम मीटिंग एक जो, हाँ, उसी के अंदर ही आप करेंगे। ये तो नहीं कहा जाएगा जाओ उन्होंने घर हो जड़ा ला बैठा ही जा, चल जाओ घर, उसके जरिए दोस्तों के साथ कनेक्ट होंगे। हाँ, वहीं पे आप करेंगे सब कुछ, दैट विल बी देयर। तैयारी के वक्त आईके वाले भी उसको
हो सकता है वो मॉनिटर कर लें, देख लें कहीं क्या बातें कर रहे हैं यार, हम तो इनको आपस में टीम वर्क के लिए किया था, ये कुछ और ही कर रहे हैं। ठीक है, वो तो देखेंगे ना जो भी है उनका, वो तो उनका मामला, वो तो जाहिर सी बात है उसको वो चेक करेंगे, जज करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बीच में होंगी। अब जनाब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जी सर, बड़ा अच्छा सवाल, याद रखें ओनली इन इंग्लिश, नथिंग बट इंग्लिश, नथिंग बट इंग्लिश, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। अब भाई दा पहले सांस हो गए सुन के, भाई नथिंग बट इंग्लिश, ये याद रखें। ठीक है, यू ओनली हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ईच एक्टिविटी विल बी प्रेजेंटेड इन इंग्लिश, इंटरव्यू एक्टिविटी विल बी प्रेजेंटेड इन इंग्लिश। अगर सर इंग्लिश सही अंदाज से ना बोल पा रहा हूँ तो इसी वक्त खामोश होना है या उर्दू में? सर दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न ना। आप यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, स्टूडेंट्स कैफ के अंदर पढ़ रहे होते हैं, क्या वो उर्दू या पंजाबी के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं? इंग्लिश होती है ना, समझ आ जाती है इंग्लिश। इसका मतलब है कि समझने में मसला नहीं है, इंग्लिश किस में मसला है? क्योंकि वो बोलते नहीं है। बात समझ आई ना? इंग्लिश हमें आती है लेकिन हमें नहीं बोलना आती, क्यों? क्योंकि हम बोलते नहीं है, पढ़ते हैं। टीचर पढ़ रहा होता है, हमें समझ आ रही होती है, हाँ वाह वाह सामने लिखा मुझे समझ आ रही होती है। जिसको समझ नहीं आती इसका मतलब उसे इंग्लिश नहीं आती। आपको आती है इसका मतलब आपको इंग्लिश आती है, लेकिन आपको बोलना नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप बोलते नहीं हो। लेकिन अगर आप बोलो तो आपको बोलना भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश आती है, बस बोलने से आप थोड़े दूर हैं। सिंपल सी बात है। ये वही हिसाब है ना कि मैंने सीए में सबसे पहले कदम रखा और मुझे नहीं पता ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होगा और बड़ा मुश्किल काम होगा सीए को कवर करना। लेकिन आप देखें पीआरसी भी कवर कर चुके हैं, आप कैफ के अंदर भी हैं। इसका मतलब क्या है कि सीए जब तक आप उसमें कदम नहीं रख रहे थे आप डर रहे थे, और जब आपने सोच लिया कि मैं करूँगा तो फिर आप कर रहे हैं। बात फिर आ गई है किस पे? सोचने पे। थिंक, स्पीक, हाउ टू स्पीक। थिंक का एक मतलब समझना भी तो है ना, कि मुझे समझाना है खुद को कि आई कैन डू इट, और इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर है, अभी आगे होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। तो याद रखें कि एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। क्या कर लेंगे सर? मुश्किल है ही नहीं है, बस एक बंदे को समझाना पड़ेगा। ठीक है, और वो कौन है? मैं कर सकता हूं। आपको इंग्लिश आती है, बस आप बोलते नहीं हो, इसलिए आपको लगता है मैं बोल नहीं सकता। और मैंने आपको एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, अभी तक जो मैंने 29 बैचेस में सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया, आप उनके अंदर यानी तकरीबन कितने बनते हैं? कोई 1500 स्टूडेंट्स तो होंगे जिनको मैंने पढ़ा दिया अभी तक। 29 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना बनता है? मैथमेटिक्स आप लोग करते हो, खुद ही देख लो। कोई 1500 तो बच्चा होगा जिसको मैंने पढ़ा दिया होगा। इन 1500 बच्चों को पढ़ाने से मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि इंग्लिश बोली जा सकती है। कब? जब बंदे को पता होगा मैंने बोलनी है और मैं कर सकता हूं। सिंपल सी बात है। लेकिन जब आपको लगे ना कि वही ना जिसे हम कहते हैं राह फरार, अब यहां पे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, अब राह फरार नहीं है, पढ़ रहे हैं ना, कर रहे हैं ना काम, लेकिन जब आपको पता हो कि यार मैं निकल सकता हूं, कोई ना कोई एक सेफ साइड है, तो फिर आप थोड़ा सा कतराते हैं। लेकिन जब पता हो ना कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मुझे करना होगा, तो आप कर लेंगे। और मैंने अपने इस पीपी के करियर में जो बच्चों को मैंने अभी तक 1500 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया, मैंने यही देखा कि भाई आप कर सकते हैं। लास्ट अटैम्प्ट में होता ये था कि बच्चों की एक्टिविटीज़ में ये चीज़ थी कि वो 4 प्रेजेंटेशंस उन्हें देनी पड़ती थी। इस यहाँ पर मैं आप लोगों से 2 प्रेजेंटेशंस लिया करूँगा, उन्हें 4 पास करनी पड़ती थी, 4, जिसमें क्या स्टेज यूज भी है, बोलना भी है। देख के पढ़ेंगे तो कैंसिल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और वो बंदे 4-4 पास करते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों कमेंट्स हैं स्टूडेंट्स के पीपी के, सैकड़ों कमेंट्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि सर बिल्कुल बोलना नहीं आता था, अब कुछ भी बुलवा लो, किसी के भी सामने ले आओ। क्यों? क्योंकि
कॉन्फिडेंस आ गया, उन्होंने समझा लिया अपने आप को कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ भाई सीए करना है, वो कहते हैं हाँ करना है, तो मैं कहता हूँ फिर इंग्लिश में बोलना सीख जाओ, कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ, दूसरों के सामने अपनी बात को कम्युनिकेट करना सीख लो। अगर ये नहीं आता अभी सीए छोड़ दो, जुतियां पहनियां जगह, क्योंकि सीधी साफ बात है, आप 10% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से भी देखें तो जनाब 2 से 2.5 लाख में गुजारा नहीं होगा, ना होता है। अगर मैं कह रहा हूं तो बात मान लो, नहीं होता, ठीक है। अभी आपको लगा नहीं सारा की कर दे पे सर, साढ़ा 10,000 हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होता। इस चीज़ को अगर आप वाकई चाहते हो कि बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, बहुत अच्छी ना हो, घर भी अच्छा हो, घर के अंदर हमारा खाना पीना और रहन सहन भी अच्छा हो, बहुत अच्छा ना हो, तो ये 2-2.5 लाख कुछ नहीं है, अब गुजरते पता भी नहीं लगता। इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई सीए में अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हो तो फर्स्ट एंड वेरी फोरमोस्ट थिंग इज दैट यू शुड लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली। अगर ये नहीं आएगा, आप समझते हो मैं नहीं कर सकता, तो भाई सोच लो कि आगे जूती मुझे पढ़नी है मेरी बुढ़ियों से, तो मेरे बच्चों से भी, जिन्हें कहना तुसी अज तक साढ़े लिए कीता की है, फिर तू कहना मैं सुक गया कर करके, तू हाले भी कहता की कीता, और ऐसा होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े तो जनाब ये ग्रुप डिस्कशन भी हमने डिस्कस कर लिया, तो वही बात, इसमें फोकस किस चीज़ के ऊपर होगा ग्रुप डिस्कशन में कि रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन होगा आपका आपस में अपने टीम लीडर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, आप दूसरों के आइडियाज़ के साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना आइडिया दे दिया और जान छुट्टी आया सुकून हो गया, नहीं, सबके आइडियाज़ के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब 3 कंपोनेंट्स हमारे हो गए, तो इसके बाद नेक्स्ट है चेक इन एंड आइडेंटिटी रिक्वायरमेंट्स में कुछ रिक्वायरमेंट भी तो है ना। अब वो रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है जनाब, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो आपका एडमिट कार्ड होगा। अब आपसे बेहतर एडमिट कार्ड को कौन समझता है, जानते हो ना, जानते हैं, बताना तो नहीं पड़ेगा, पक्की बात है। प्रिंट करवाना पड़ेगा कि नहीं, करवाते हैं, शुक्र है, वो भी करवाते हैं। कोई ऐसा तो नहीं जो कहता है कि वो जाके एग्जामिनेशन में वहाँ पे कहता खुद ही काट लो, मैं तो आ गया, मैं बहुत है, ऐसा तो कभी नहीं ना हुआ। तो एडमिट कार्ड को क्या करना पड़ेगा, प्रिंटेड होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, क्लियरली विजिबल। दूसरा, ओरिजिनल CNIC होना चाहिए आपका, या पासपोर्ट, या आपके लिए इम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि आप तो इधर ही हो ना। रिमोट प्रोक्टरिंग के लिए हो सकता है कोई बाहर के मुल्क से CA के लिए कर रहा हो, PP दे रहा हो, दुबई में बैठा हुआ, तो उसके पास ये वाला ID कार्ड हो सकता है एक्सपायर हो गया हो, या वट एवर कुछ और हो, तो पासपोर्ट, इट विल हेल्प। समझ आ रही बात की। प्रोफेशनल अटायर, कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर भाई आप लोगों को लिंक मिल जाएगा इसका, और उसका लेक्चर भी है, ठीक है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। कैसा आपका होना चाहिए, वो पूरी प्रोफेशनल ड्रेसिंग के ऊपर भी इंशाल्लाह एक प्रॉपर लेक्चर है मेरा, और वो प्रोफेशनल लेक्चर आपने लाजमी लेना। दिस इज़ बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ का अटायर कैसा होना चाहिए और गर्ल्स का अटायर कैसा होना चाहिए। कुछ बंदे ऐसे कहते हैं यार छोड़ो, क्या करना है ड्रेसिंग में, क्या रखा हुआ है। इंसान की पर्सनैलिटी जो होती है वो उसके वे ऑफ एलेबोरेशन से होती है, क्या करें। तो मैं अक्सर उन्हें इस बात का जवाब देता हूँ कि भाई ये आज आप जिस पर्सनैलिटी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जिनका नाम सर जवाद है, सर जवाद भी जब आर्टिकल्स के लिए गए थे तो वो भी यही पहन के जाते थे, उन्हें भी इस प्रोफेशनल अटायर में आना पड़ा, और अब वो ब्रांड बन चुके हैं। CA की दुनिया से अलग हैं, पढ़ा रहे हैं बस बच्चों को, लेकिन अगर CA की दुनिया में होंगे तो फिर उन्हें अपने हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा, फिर उन्हें वो प्रोफेशनली चलना पड़ेगा जो प्रोफेशनल है, ठीक है। तो बात सिंपल सी ये है कि मेरे भाइयों प्रोफेशनल अटायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लेक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस अटायर के अंदर यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट हुआ करेंगे, और वही अटायर आप लोगों के साथ होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, फॉर्मल ड्रेसिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई हुई हैं। आपने कैसा जो है वो क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए, हर चीज़ के ऊपर मैंने A to Z बताया हुआ। तो जनाब अगर हम इसकी चेक लिस्ट बनाए असेसमेंट की, तो वो कुछ इस तरह से है, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। दूसरा, प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए। जब आप उधर ऑनलाइन भी अपीयर होंगे तो कैसा अटायर होना चाहिए, प्रोफेशनल। शलवार कमीज़ नहीं चलनी, ठीक है ना, वेस्ट कोट भी नीचे चलनी है, याद रखना, ठीक है। आपने प्रोफेशनल अटायर में होना है उधर। तीसरा,
15 मिनट पहले लॉग इन कर लेना। कितनी देर पहले? ये बात ज़रा ज़हन में रखने वाली है। आपको जो लॉग इन दिया जाएगा वो कितनी देर पहले आपने लॉग इन कर लेना है? 15 मिनट पहले। और टेक्निकल सेटअप आपका वेरीफाई होना चाहिए। और वो टेक्निकल सेटअप क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या होगी, आइए मैं आपको ज़रा उनके बारे में बता दूं और ज़रा वो भी देखते हैं। पहले डिवाइस की स्पेक्स के ऊपर बात करते हैं। डिवाइस आपकी कैसी होनी चाहिए? पहली स्पेक क्या है? डिवाइस। प्रोसेसर आपका होना चाहिए इंटेल कोर i5 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का मिनिमम, इतना होना चाहिए। ये प्रॉपर एक एक चीज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। डिवाइस की स्पेक्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, उनमें एक एक करके चीज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। तो पहली बात है कि प्रोसेसर आपका होना चाहिए इंटेल कोर i5 2.4 गीगाहर्ट्ज़ मिनिमम इतना होना चाहिए। ये तो अब आपने देखना, मैं तो उंगली आगे नहीं दे सकता। रैम आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 12 GB। आपकी डिस्क स्पेस फ्री जो होनी चाहिए, टोटल स्पेस नहीं। इसे क्या बोलते हैं भला, रैम या रोम? रोम, ठीक है। रोम आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट कितनी? 40 GB फ्री होनी चाहिए। ये फिर मैं बता रहा हूं कितनी होनी चाहिए? फ्री 40 GB मिनिमम फ्री होनी चाहिए। और डिस्प्ले आपका क्या होना चाहिए? डिस्प्ले रिक्वायरमेंट वही, अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ आप लोगों को, डिस्प्ले से रिलेटेड ज़रा समझाता चलूँ। ये देखिएगा, आप लोग जब आएंगे विंडोज़ D दबाते हैं तो आप डेस्कटॉप पे डायरेक्ट आ जाते हैं, सारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं। डिस्प्ले सेटिंग में आप आएंगे तो आपके डिस्प्ले के ऊपर आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे। ये देखिए 1360x768 आपको नज़र आ रहा है डिस्प्ले रेजोल्यूशन, तो होनी कौन सी चाहिए? 1366x768, ठीक है। इतनी होनी चाहिए आप लोगों की, और आपने उसके मुताबिक इसे करना होगा। ये कीप चेंजेस करेंगे, दैट विल बी डन। समझ आ रही है? तो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये एक रिक्वायरमेंट थी जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया कि आप लोगों की जो, जी वापस आ रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट थी वो आपके पास ये थी कि डिस्प्ले क्या होना चाहिए? 1366 मल्टीप्लाई बाय 768। और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ कि वो कैसे होगा। क्लियर है? आपने उसको इतना बनाना है। फिर जब बात करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई कि ये क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या कहते हैं। पता है आप सबको ऑपरेटिंग सिस्टम का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अच्छा, एक मिनट जी। ऑपरेटिंग सिस्टम का पता है आप सबको? मैंने आपको बताया हुआ इसमें कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 11 होनी चाहिए या अबव होनी चाहिए। अगर आप एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो होना चाहिए क्या? मैकोस 26 और इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। या इतना, या कम से कम इससे ऊपर की जो है मशीन होनी चाहिए। क्या चीज़ आप लोगों को मना है? दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो चीज़ें मना है कि आप अर्लियर विंडोज़ या मैक वेरिएंट्स जो लिनक्स या यूनिक्स वगैरह के होते हैं, 2007 विंडो, 2009 विंडो, पता है ना उसका, जो पुरानी विंडोज़ हैं आप उनको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो ये न्यू विंडोज़ आपकी होनी चाहिए। ब्राउज़र सेटिंग की बात करते हैं तो ब्राउज़र के उन्होंने बताया हुआ है कि जनाब गूगल क्रोम होना चाहिए और उसका वेरिएंट 145 या उससे ऊपर का होना चाहिए, जो आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। पता है ना सबको क्रोम का, ठीक है। गूगल क्रोम इतना। फिर जावास्क्रिप्ट एनेबल होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट एनेबल, हाउ टू एनेबल इट? यू कैन वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। फिर कुकीज़ एनेबल होने चाहिए। कुकीज़ समझते हैं क्या होता है? मैं उसको समझा देता हूँ। ये अगर मैं गूगल क्रोम पे आया, मुझे उम्मीद है अभी आपको सब नज़र आ रहा होगा। नहीं आ रहा, अभी मैं 1 मिनट से करवाता हूँ जी। इस वक्त मैं आ गया ये क्रोम पे, आपको नज़र आ रहा है। मैंने इधर ये ओपन किया, आप यहाँ पर आएंगे, इसके लिए 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। करने के बाद हिस्ट्री पे आएंगे। हिस्ट्री पे आने के बाद आपने इस हिस्ट्री को क्लिक करना है। ये आपको नज़र आ रहे हैं जी, देखिए ब्राउजिंग डाटा नज़र आ रहा है अगर ये, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कैशे इमेजेस एंड फाइल्स, ठीक है। और ये ब्राउजिंग हिस्ट्री के अंदर ये लिखा हुआ है कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा। आपने कुकीज़ को हमेशा जो है ना वो एनेबल रखना है, और जब भी आप इनका सॉफ्टवेयर या इनका जो प्लेटफॉर्म होगा उस पर आप साइन इन करेंगे, उसमें पहले लिखा होगा अलाउ कुकीज़, आता है ना, ठीक है। तो आपने वो कुकीज़ को एनेबल रखना, ये नहीं कहना लिमिटेड एक्सेस या रिजेक्ट ऑल, उस पर क्लिक आपने नहीं करना। याद रहेगी बात, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लाजमी अपने माइंड में रखिएगा। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ हमारे पास जो है मेरे भाइयों, 1 मिनट,
वो जो है उसमें हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट, अच्छा जी वापस आ गए। अब हमारे पास देखिए कि आपको ब्राउज़र सेटिंग के अंदर बता दिया कि जावास्क्रिप्ट एनेबल होना चाहिए, कुकीज़ एनेबल होने चाहिए, और पॉपअप ब्लॉकिंग जो है उसको डिसेबल करना है। पॉपअप ब्लॉकिंग समझते हैं? नोटिफिकेशन जो एकदम सामने पॉपअप हो जाते हैं उसको ब्लॉक किया होता है अक्सर। तो ये जो पॉपअप ब्लॉकिंग है ये डिसेबल ही होनी चाहिए, आपने उसको एनेबल नहीं करना। और जब पॉपअप होता है ना, कोई नोटिफिकेशन सामने आते हैं तो आप उस पर राइट क्लिक करते हो तो वहाँ पे आ जाता है डिसेबल, तो आप उसे डिसेबल नहीं करेंगे। याद रहेगी बात, वो भी आपकी एनेबल रहनी चाहिए, इस चीज़ को भी याद रखना है। इंटरनेट कनेक्शन मिनिमम आपका 15 Mbps डाउनलोड स्पीड होनी चाहिए और 10 Mbps आपकी अपलोडिंग स्पीड होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, वायर्ड नेटवर्क को रेकमेंड किया जा रहा है। ये मत कीजिएगा कि आप वाईफाई कनेक्ट करें, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप क्या करें, वायर वाला इंटरनेट को यूज़ करेंगे, ये ज़्यादा अच्छा होगा। पोर्टेबल डिवाइस होती है जिससे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं आप, ये आपको हल्का छोटा सा निशान भी नज़र आ रहा होगा। पोर्टेबल डिवाइस डायरेक्टली कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि आपकी जो बैटरी है उसका चार्जर साथ लगा हुआ होना चाहिए। ये ना हो कि भैया आपकी बैटरी एकदम ख़त्म हो जाए, बैटरी ख़त्म होगी तो ਤੁਹਾਡਾ पेपर भी ख़त्म हो गया, पेपर ख़त्म हो गया तो ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम, ठीक है, उड़ गया नहीं बढ़ गया, ठीक है। वाईफाई और यूपीएस बैकअप भी होना चाहिए, अगर एक नेट चला जाता है तो दूसरा कुछ होना चाहिए। और दूसरे एग्ज़ाम के दौरान जो है वो दूसरे लोग इंटरनेट पे आपके साथ किसी भी तरह से अटैच नहीं होने चाहिए। लोग समझते हैं दूसरे मतलब जो नेटवर्किंग में आ जाते हैं साथ, ये आपको तो पहली गल इतनी चीज़ों को इतना पता नहीं होगा तो नेटवर्किंग में कैसे लेके आते हैं वो तो अलग बात है, तो वो नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। मोबाइल हॉटस्पॉट आप नहीं कनेक्ट कर सकते, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हम ये करते हैं कि मैं मोबाइल के साथ हॉटस्पॉट अटैच कर देता हूँ, ये अलाउ नहीं है। पावर बैकअप की बात करते हैं कि आपने स्टेबल पावर के साथ, यानी जिधर यूपीएस भी लगा हो कोई ऐसी सहूलत मौजूद हो, साथ लैपटॉप फुली चार्ज होना चाहिए, यूपीएस जो है वो फुल एग्ज़ाम ड्यूरेशन के दौरान उसका बैकअप होना चाहिए आपके पास, और स्टैंड बाय जनरेटर जो है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर यूपीएस कभी ख़राब हो जाता है तो जनरेटर भी चल जाएगा। मतलब आपको ये ऑनलाइन में ये सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। या तो किसी ऐसी जगह पे आप जाएंगे, और जाहिर सी बात है मुझे इसमें काफ़ी हद तक उम्मीद है कि बहुत से ऐसे कॉलेजेस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे कि आप हमारे पास आके इधर दे दें। तो ये मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ भाई कि तैयारा कहना सर ने कहता था कि SBI देगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे लगता है कि शायद कोई कॉलेज दे दे, वो ऐसी फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकता है ना कि भाई आप हमारे पास आके दे दो, ठीक है, तो हम आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं या कुछ ऐसा, ठीक है, ये हो सकता है, मुझे इसका नहीं पता, ठीक है। बैकअप ये एक्सीड कर सकता है एग्जाम ड्यूरेशन, याद रखें कि एग्जाम ड्यूरेशन जो है ना ऊपर भी हो सकती है, तो इसलिए बैकअप आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए भी होना चाहिए। यानी मतलब आपका कम से कम बैकअप जो है वो 2-2.5 घंटे का तो होना ही चाहिए मिनिमम, समझ रहे हो बात को। तो याद रखें एग्ज़ाम डे से पहले हर चीज़ को टेस्ट करना है। टेक्निकल इश्यूज़ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, पेपर लेने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगे। यानी लाइट चली गई, मसला आपका है, जो काम ख़राब होगा वो किसका होगा, आपका होगा, जिम्मेदारी उनकी नहीं है। ये बात याद रखनी, हमेशा याद रखिएगा कि आप, एक होता है जो मोबाइल पे वाईफाई लगाते हो और एक होता है जो आप डायरेक्ट जो है वायर के साथ कनेक्ट करते हो। तो जो इंटरनेट होता है ना वो सबसे पहले उसका फोकस इस चीज़ पे होता है कि वायर जिसने लगाई है मैं उसको इंटरनेट जो है वो पूरा दूँ। वाईफाई वाले की जिम्मेदारी कब है, बाद में। बात समझ आ रही है? तो वो इसका ख्याल कर रहे होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप इसका ख्याल रखेंगे। क्लियर, डन है, आगे बढ़े जनाब। एक्सेस की क्या किया जाएगा, कौन सी कंपिटेंसीज हैं जो आपकी एक्सेस की जाएंगी और जिनको देखा जाएगा, उनके ऊपर आते हैं। और सबसे पहली जो चीज़ को एक्सेस किया जाएगा वो क्या है, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनली आप चीज़ों को कैसा समझते हो, आपका थॉट प्रोसेस बच्चों वाला है या प्रोफेशनल है, ये बंदा वाकई में प्रोफेशनल
लगता है, इससे पता है प्रोफेशनलिज्म होता क्या है, ये प्रोफेशनलिज्म किस बला का नाम है, इसे ये भी पता है कि नहीं पता, ये एक्सेस किया जाएगा, दरमियान में इंटरप्ट किया जा रहा है। अच्छा, एक कॉमन चीज़ है जो देखने को मिलती है कि आपसे अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप पहले ही उसका आंसर दे दो और आपको ये लगे कि हाँ हाँ ये तो मैंने बड़ा अच्छा किया। ऐसा नहीं होता। आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन कंप्लीट हो 2 से 3 सेकंड का पॉज लेना है और फिर आपने बोलना है। तो ये प्रोफेशनल जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका भी ख्याल आप लोगों ने लाजमी करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बंदा कितना काम करता है अपनी कम्युनिकेशन पर, और ये क्लास की ज़रूरत नहीं है इस पर, आप अपने आप से बात कर सकते हो। मिरर टेस्ट, शीशे के सामने खड़े हो जाएं और बात करें अपने आप से। आपको लगता है कोई और नहीं, खुद के सामने तो बोल सकते हो ना, तो बोलो ना, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। और अब तो शीशे की भी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल आपके सामने है, सेल्फी वीडियो, और उसके सामने बातें करें और अपनी वीडियोस को बार बार देखें, बार बार देखें कि भाई मैं कैसा लग रहा हूं, अपने आप को बर्दाश्त कर रहा हूं, दूसरे कर लेंगे, अपने आप को कर पा रहा हूं, दिस इज गुड। बात समझ आ रही है? तो कम्युनिकेशन इज द सेकंड थिंग जो कि लाजमी देखी जाएगी। और फिर इफेक्टिव रीजनिंग, रीजन का मतलब क्या होता है? ये अकल, सोच, सलाहियत, क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है, इस बंदे को जवाब भी देना आता है कि नहीं, गुस्से में ये कैसा है, इंतहाई खुशी में ये बंदा कैसा है, जब हल्का सा अफसरदा है तब कैसा है, जिस दिन बोर हो रहा है तो उस वक्त कैसा है, क्या इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नाम की कोई चीज है अभी कि नहीं, दिस विल बी जज्ड एज वेल, इसको भी देखा जाएगा। और फोर्थ वन, टीम वर्क। और ये टीम वर्क कहां पे देखा जाएगा? शाबाश। और ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है टीम को साथ लेके चलना। आप 3 बंदे काम करना चाहते हो और चौथा, और यार कोई बात नहीं, क्या हो गया, पास हो जाए, क्यों टेंशन लेते हो यार, क्योंकि उसे पहले पता है मैं इंग्लिश बोल लूँगा, मेरे लिए मसला नहीं है। अब आपके लिए प्रॉब्लम, भाई ठीक है आपको इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन क्या बोलना है ये तो देख लो, कौन सा सेंटेंस बोलना है इसके ऊपर तो काम कर ले, हमारे साथ बात करो। ठीक है आपको आती है इंग्लिश बोलना, वेरी गुड, अच्छी बात है, अल्लाह ताला और आपको की अमल में इजाफा करे, आपको और अच्छा बोलने की तौफीक दे, मगर हमारे साथ भी बोलनी है भाई, हमें नहीं आती, आओ बैठ के बात करते हैं। डील करना और टीम को डील करना, ओए हो बहुत मुश्किल काम है। सब ऑर्डिनेट्स को डील करना, और अगर बंदा सामने वाला सब ऑर्डिनेट नहीं है, वो भी हमारे जैसा ही एक और है, उस बंदे को डील करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर आप ऐसे ना करें, मैम क्या हो गया, मैम प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, हमें इसको पास करना है, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। ये ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें सामने। ज़ाहिर सी बात है अगर आपका ग्रुप है 5 का, एक बीच में फ़ीमेल आ जाती है, वो फीमेल खुद भी अनकंफर्टेबल होगी, आप उससे भी ज़्यादा हो सकता हो जाए, क्योंकि आपको बात ही करनी नहीं आती। और मैंने पहले कभी बात ही नहीं की, और मैं बात करूँ ला हौला वाला कुआ, तो फिर कैसे होगा भाई, फिर ग्रुप एक्टिविटी कैसे होगी, फिर ला हौला वाला कुआ तो ही होता रहेगा। ये ग्रुप एक्टिविटीज हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। हाँ यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल हो गया आपका प्रैक्टिस, ठीक है, ये हो जाता है, वो कर लेते हैं बाद में। तो जनाब बात समझ रहे हो आप बात को, तो ऐसा भी चलेगा, अंडरस्टैंड है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर है जिसको देखना है। तो पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या है, इसको जरा अगर मैं शॉर्ट करूँ इस पूरे सेक्शन को, तो जनाब पर्सनल इफेक्टिवनेस ये है कि आपका सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ दिल कर रहा है कि मैं इसको ना बुक्का मार दूँ स्क्रीन में से घुस के, लेकिन कंट्रोल उदय कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल करेंगे आप अपने आप को, जितना कंट्रोल होता है। ये वक्त है गुजर जाएगा, लेकिन अपना काम निकलवाना है। वक्त गुजर जाएगा मगर अपना काम निकलवाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, कॉन्फिडेंस, खुद में तो है, वो सामने वालों में तो है ही नहीं है। बात समझ रहे हो? आप लोगों ने तो जनाब पढ़ के पेपर देने जा रहे हो, तो कुछ शहजादे और शहजादियां तो वैसे आएंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, जो इस सर रेहान की एक्टिविटी के जो पूरा एग्जामिनेशन है उससे तो गुजर के ही नहीं गए, उनको तो जनाब उनको भी डील करना है साथ, फिर किस में, ग्रुप में।
इंटरव्यू में तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होगा ना, लेकिन बाकी इन चीज़ों में तो देखना पड़ेगा। क्या करें, करना तो पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो देखना पड़ेगा। दूसरा, फिर उसके बाद क्या है कि डिसिप्लिन भी लेके आना है, आपने बरकरार रखना है। कोई इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो आपने उनको रोकना है। भाई डिसिप्लिन हमें शो करना है, डिसिप्लिन। और प्रोफेशनल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। किसी से बात करनी है तो किस अंदाज से, कोई बात मनवानी है तो किस अंदाज से। समझ आ रही है बात की? वो एक है तो वैसे थोड़ा सा इररिलेवेंट है, लेकिन बात है कि वो हुआ क्या था कि एक ना जो पायलट थी उन्होंने किया, इधर जो टावर होता है इनका कम्युनिकेशन टावर, उधर कॉल की। किसी एमरजेंसी की सूरत में ऐसे कॉल करते हैं, तो उन्होंने कॉल की। तो उन्होंने कहा जी कि जो पर्सन था कम्युनिकेशन टावर से, उसने कहा हाँ जी बताएं क्या मसला है। कहते आपने ये मुझे ये क्या कहा कि क्या मसला, आपको सलाम लेना चाहिए था मुझसे पहले। कहते अच्छा जी मैं सलाम माज़रत चाहता हूँ, मैं सलाम ले लिया, अस्सलाम वालेकुम, बताएं क्या मसला है। कहते ये क्या आपका एटीट्यूड है, बताएं क्या मसला है, आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए मेरे साथ। वो कहता मोहतरमा ये इमरजेंसी है, प्लीज़ बताएं क्या मसला है। कहती मैंने नहीं बोलना तुमसे, जाओ जो दिल करते कर। तो एक मजाक बना है, लेकिन है तो सही ना। कोई ऐसे डिसिप्लिन को भी आपको, ऐसी जो कम्युनिकेशन होगी उसको भी आपको डील करना पड़ेगा कि मैं कैसे अब इसको लेके चलूँ। तो दैट विल बी देयर कि आपको वो भी देखना पड़ेगा। कोई है किसी के मूड को भी देखना है उस दौरान कि वो गुस्सा ना कर जाए। भाई उसे बोलना ही नहीं आ रहा, फीमेल या मेल को बोलना ही नहीं आ रहा बेचारे को या बेचारी को, तो उसे बताना है कि कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, आप बोलें, आप बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि कैमरा लगा हुआ ना, कैमरा भी है सामने, तो दैट इज़ आल्सो देयर। तो जनाब प्रोफेशनल प्रेजेंस भी ज़रूरी है। और इसमें सिंपल सी बात कुछ इस तरह करते हैं, आपकी टोन, आपका कंपोयर। कंपोयर क्या होता है? कंपोयर कामनेस। वेरी गुड, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है भाई, बड़ी मसला हो जाता है, यकीन करो। अपना वो जो कहता है ना हाइपर हो जाता है बंदा और कहता है यार ये क्या करूँ मैं इसका, एक तो मैंने अपनी टेंशन पे मेहनत भी संभाला। तो कंपोयर, ठीक है। वो एक वो था ना, वो कहते हैं एक था वो जिसमें वो कोई फिल्म थी जिसमें जब वो आता था उसे गुस्सा आता था तो वो ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर देता था। वो कौन सी फिल्म थी यार? ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर देता था। मुन्ना भाई MBBS। उसमें वो क्या करता था, वो ऐसे ही वो कंट्रोल और ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर देता था। तो भाई वही है कि आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि भाई ये ज़रूरी है। और आपकी टाइमिंग, इतनी देर में मैंने बोलना है तो इतनी में ही बोलना है। अब मुझे कहा गया कि प्रेजेंटेशन 5 मिनट से ऊपर ना हो और मेरी प्रेजेंटेशन 7-8 मिनट पे जा रही है, काम खराब है। मुझे प्लानिंग उतनी करनी है कि मुझे उसका आंसर, इंटरव्यू है तो उसका आंसर ही अगर मैं 1 मिनट लगा दूं आंसर देने में तो काम तो खराब हो गया ना। बात समझ रहे हो? तो टाइमिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो की क्वेश्चन क्या है कि व्हाट एविडेंस ऑफ स्किल एम आई शोइंग राइट नाउ। स्किल का क्या एविडेंस है, अभी मेरे अंदर क्या स्किल है। अपने आप को डेली पूछा करें कि यार मैं असल में मेरे अंदर है क्या। अभी मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लेक्चर देने के ऊपर आ रहा हूँ, अब मेरे पास है क्या, अभी मेरी अपनी एबिलिटी क्या है। तो कैसी स्किल है, और जो स्किल आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर रोज़ाना अपने आप को प्रैक्टिस करें। वही मैंने बताया मेरा टेस्ट, जा रहे हैं रास्ते में तो अपने आप से बातें करें। आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं अपने आप से, अपने आप से बात करने में क्या मसला है, कोशिश तो करें ना। उस वक्त तो सब कुछ ठीक होता है, सही से बोल देते। भाई जब अपने साथ बोल के देखो, रिकॉर्ड करके देखो ना, आपको फिर भी लगेगा पता सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद के साथ खुद से छुप रहे हो आप। ये बड़ा मसला है हमारे अंदर, हम खुद से छुपते हैं। इन लर्निंग स्किल एज वेल, आप कभी अपने आप से इंग्लिश में बात करो, आप खुद से भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश बोलते नहीं हो। आपका मसला इंग्लिश नहीं है, आपका मसला सिर्फ बोलना है। अपने आप से तो बोलो, बाकी किसी के सामने बोलना वो आ जाएगा। और अब तो आपके लिए और आसानी है कि अब तो आपको ऑनलाइन बोलना है। कोई अगर आपके साथ अटैच्ड है तो वो ऑनलाइन है ना। वो ABC पता नहीं कौन है, जड़ा वाला पता नहीं कराची पता नहीं कहाँ, वो ABC है ना। वो तो कहीं और बैठा या बैठी है। मेरी ज़िंदगी में इससे क्या, मेरा कोई ब्याह थोड़ी है ना, और मेरा मतलब है क्या कुछ हो थोड़ी जाना है। मतलब अगर 1-2 बंदे सोच भी लेते हैं कि यार इन्हें कुछ नहीं आता तो ठीक है, इन्होंने बड़ा आंदा है। समझाना है ना अपने आप को ऑनलाइन। यहाँ पे आप ज़रा फील करो कि जब यहाँ पे 30 स्टूडेंट बैठे होते थे और गर्ल्स भी थे बॉयज़ भी थे, और मैं कहता था आओ ज़रा आके अपने आप को रिप्रेजेंट करो, उस वक्त क्या होना था। और अब सिर्फ ऑनलाइन है। आपको इस तरह अपने आप को समझाना चाहिए भाई, अगर तब होता है ऐसा तो फिर क्या होता, अगर फिजिकली PP होता तो फिर क्या होता।
बात समझ रहे हो? अब तो है ये सान, अब तो आप एक कमरे में बैठे हो। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से भी आप अपने आप को समझा के इंग्लिश आप बोलोगे। दीज आर द वेज। लेकिन ये वे थोड़ा वीक है, होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि भाई आप इंग्लिश बोलने के लिए अपने आप को ये भी तो समझा सकते हो। पहले सैकड़ों या डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स के सामने बोलना था, अब तो वो भी नहीं है। अब मैं अकेला बैठा हूँ कमरे में। बात समझ आ रही है? तो आप ये भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द थिंग। अच्छा, एक बड़ा अहम टिप है यहाँ पे आप लोगों के लिए, कभी भी आंसर्स को मेमोराइज नहीं करना। आंसर्स को मेमोराइज नहीं करते होते, क्योंकि जब भी आप याद करके जाते हो, आपने नोट किया होगा पेपर्स में भी, वो चीज़ भूल जाती है। मैं कम से कम मेरे जैसा बंदा, जब भी मैं कभी किसी चीज़ को याद करके गया हूँ ना, मुझे भूली है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट्स लेता हूँ और मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। कोई मुझे कहे कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे आपने बोलना है, मैं कहता हूँ यार मुझे 1 मिनट दे दो या 30 सेकंड दे दो, कितनी देर बोलना है मैं बता दूंगा और मैं बोल लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं मेमोराइज नहीं करता, मैं पॉइंट्स बनाता हूँ। माइंड मैप सुना होगा आपने, PRC 1 में आपने किया होगा ना, माइंड मैप किया होगा। और दूसरा क्या था? फिशबोन एंड माइंड मैप। फिशबोन था, माइंड मैपिंग थी, ये सारी चीज़ें आपने इस चीज़ को कवर किया। तो जनाब कभी भी चीज़ों को याद नहीं करते, बल्कि हमेशा क्या करना है, आपने डिलीवर करना है, और ये करना आना चाहिए आपके लिए। जनाब अब कुछ ऐसी कॉम्पिटेंसीज जो इन एक्शन है, ये सब मैं वो असेसमेंट बता रहा हूँ जो ICAP की है, जो उस PDF के अंदर मौजूद है। मैं कुछ आपस में नहीं आपके सामने डिस्कस कर रहा। हर असेसमेंट का जो कंपोनेंट है वो आपके लिए जनाब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगी इन कॉम्पिटेंसी को प्रैक्टिस के अंदर किस तरह से आपने मैप करना है। इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में आपने जिन चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, वो 3 चीज़ें आपके अंदर होगी जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। वो कौन कौन सी हैं? जजमेंट होगी, दूसरा आपकी रीजनिंग होगी, और तीसरा आपकी कम्युनिकेशन होगी। आपकी जजमेंट होगी, ठीक है, और दूसरा रीजनिंग होगी, और तीसरा आपकी कम्युनिकेशन होगी। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और इन्हीं के गिर्द आपका टोटल इंटरव्यू क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। अगली बात, अब इंटरव्यू भी आगे और ज़्यादा आएगा, मैं इसको थोड़ा तफसील से आएगा, उसकी भी बात करते हैं। लेकिन अभी ये प्रेजेंटेशन में 3 चीज़ें, स्ट्रक्चर होगा, एनालिसिस होगा, और आपकी डिसीजन मेकिंग होगी। स्टार्ट में मुझे क्या बोलना है, मिड क्या करना है, और एंड क्या करना है। स्टार्ट मिडल एंड, स्टार्ट मिडल एंड, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और फिर ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, आपके टीम वर्क को देखा जाएगा, आपकी लिसनिंग एबिलिटी को देखा जाएगा कि आप सुनते कितना अच्छा हो, और तीसरा आप रिस्पेक्ट दूसरों को कितना देना आती है आपको। यहाँ पे देख लें, स्पोकन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। बोल एक आधा सेंटेंस है ना, 1-2 सेंटेंस है, वो बोल लेगा हर कोई, हो सकता देख के बोल लेगा हर कोई, दैट विल बी देयर। लेकिन लिसन करना, सुनते वक्त आप क्या कर रहे हो, और ये यहां पे आदत डेवलप कर लो। सुनते वक्त अटेंशन देना सीखो। अक्सर ऐसा होता है, कोई बोल रहा होता है, दूसरा बंदा कर रहा होता है ऐसे ऐसे, होता है ऐसा। मतलब कभी कहीं से खारिश निकली नहीं तो यहां निकल आती है सुनते वक्त, मसला होता है। तो सुनते वक्त अगर आपकी अटेंशन स्पैम अच्छा होने लग जाए तो इसका मतलब है कि यस, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। सुनना और फिर रिस्पेक्ट देना, वही बात है कि कोई है जो नहीं बोल पा रहा और आपका हादसा निकल गया और वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, नंबर आपके कट गए। बात समझ रहे हो? वो को बोलता सर 1 मिनट मैं पानी पी लूँ सर, वो मुझसे बोला नहीं जा रहा, अब आप हंस पड़े, देखो हंस रहे हो ना। ये हंसना कंट्रोल करना, क्योंकि अगला बंदा हो सकता है काम पे। मैंने तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, भाई क्या बताऊँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखे हुए जो यहाँ पे बकायदा ऐसे ऐसे काम पा करते थे। ये स्टूडेंट ना यहाँ पे आके मैं कहता था वो मोनोलॉग एक्टिविटी वो आपने देनी है, ऐसे करते थे। ये मैं कहता था भैया आपने गिर जाओ, बेहोश हो जाओ, ठीक है, मैं आपको पानी छट्टे मार के उठाऊंगा, मैं कहूँगा सही हो, आपको को सही हो, मैं कहूँगा पूरा करो, फिर वहाँ पे जाके बैठो, हाँ करो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसे ही करता था, और स्टूडेंट्स ऐसे ही। वो एक मुझे याद है, अभी रिसेंटली बात है, कोई एक फीमेल स्टूडेंट थी, उनसे प्रेजेंटेशन उनकी पास नहीं होती थी। वो आती थी प्रेजेंटेशन, वो सामने देखती थी, अवाम होती नहीं थी, उससे वो कहती सर फारग, सर नहीं होना।
उसने जनाब सर आतिफ को ईमेल लिख दी, उसने अपने पेरेंट्स को मुझसे मिलवा दिया, भाई को मुझसे मिलवा दिया, जो वो कर सकती थी उसने कर लिया। मैं कहा बाजी देनी प्रेजेंटेशन ही पहनी हूँ, जो मर्जी हो जाए। और फिर उसने प्रेजेंटेशन दी और जनाब उसने 4 की 4 प्रेजेंटेशन दी और वो पास हुई। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं हम राह फरार इख्तियार करते हैं और उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये करूंगा, ईमेल करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, जब कोई रास्ता नजर ना आए तो फिर क्या, अब मैं करूंगा। समझ रहे हो बात को? तो उसने किया। तो दिस इज द वे कि आप लोगों को जब पता हो कि यू कैन डू इट, यू कैन डू एवरीथिंग, आप लोग हर चीज को कवर कर सकते हो। लेकिन वही बात कि अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आई कैन डू, मैं ये काम कर सकता हूं। अब जनाब जरा बात करते हैं इंटरव्यू के फॉर्मेट्स की और एक्सपेक्टेशन की। इंटरव्यू में बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे जो सैंपल क्वेश्चन के एरियाज है ना, वो कुछ यूं है कि पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल अस समथिंग that is not mentioned in your resume, that is not mentioned in your resume. It is said, मेरा ख्याल है कि आप लोगों से आपकी रेज्यूमे भी मांगी जाएगी। इधर लिखा नहीं हुआ लेकिन रेज्यूमे आप तैयार कीजिएगा। और मैंने रेज्यूमे के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर तैयार किया हुआ, जब मैं इंटरव्यू आपको बताऊंगा उसका लेक्चर एक पूरा, ये तो अभी चूँकि असेसमेंट चल रही है, जब मैं सिर्फ इंटरव्यू के लेक्चर के ऊपर बात करूंगा जिसमें आपको सैम्पल इंटरव्यूज़ भी दिखाऊंगा, उनके ऊपर बच्चों की जो कुछ डेफिशिएंसीज है वो भी चेक करवाऊंगा, तो मैं उसमें आप लोगों को जो रेज्यूमे राइटिंग है उसके ऊपर भी बात करूंगा। अब हम में से बहुत से बंदे कहते हैं सीवी बनानी है मैंने, तो सीवी इज़ नॉट अ वर्ड। सीवी डिटेल्ड इलेबोरेशन अबाउट योरसेल्फ, एक प्रोफेशनल पर्सन की डिटेल्ड इलेबोरेशन सीवी में होती है। और जो एक शख्स हमारे जैसा है जिसने अभी प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रखा है, उसके लिए सीवी नहीं होती, क्या होता है, रेज्यूमे होती है, जो 1 to 2 पेजर होती है बस। और जो 1-2 पेजेस से ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, सीवी। लेकिन उसी हर चीज़ को सीवी ठोक देने, सर ये सीवी चेक कर दें, सर ये चेक कर दें, तो सीवी इज़ नॉट दिस, वो क्या होती है, रेज्यूमे। तो जनाब आपको कहा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने अपने बारे में बताना होगा। फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। व्हाट विल बी द क्वेश्चंस, आई लेट यू नो। वो सारा पूरा लेक्चर उसके ऊपर तैयार है, वो इसके ऊपर बात तब करेंगे। क्वेश्चनिंग और वेरिफिकेशन सिनेरियोज के ऊपर बात होगी आपसे, और आपसे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रखी जाएंगी और आपको कहा जाएगा ज़रा बताएं इसके ऊपर आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, तो आप उसके ऊपर आंसर्स दे रहे होंगे। और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम तैयार करेंगे। एथिकल डिलेमास के ऊपर बात करेंगे। एक शख्स है जो आगे बढ़ रहा है और आपको लगता है वो ज़्यादा काबिल है, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी मुझे ऊपर आना चाहिए, क्या करेंगे? क्वेश्चंस है, रीजनिंग है। एथिकली आप चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करेंगे? और बायस अवेयरनेस, बायस समझते हैं, साइड नहीं, बिल्कुल सही बात है। बायस अवेयरनेस के ऊपर भी क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। तो अगर मैं इसको शॉर्ट करके ये बात को रिप्रेजेंट करूं तो जनाब आपसे इन टोटल 4 चीज़ों के ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकती है, इन 4 चीज़ों के ऊपर। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सेल्फ इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तीसरा एथिकल डिलेमास, और चौथा क्या है? बायस अवेयरनेस। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर आप अपने आप से भी बातें करते रहें। स्लाइड्स ग्रुप में शेयर होगी सर? जी जी बिल्कुल, मैं कर दूंगा। इन सब चीज़ों के ऊपर हम काम करें, दैट विल बी देयर। तो जनाब अब वही बात, की टिप्स इसमें आपके लिए क्या हैं? टिप्स में आपको बता दूं, पहला, सीक ब्रीफ क्लैरिफिकेशन इफ नीडेड। हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन अपने माइंड में बना के रखो और जब ज़रूरत हो तो उसको आगे रिप्रेजेंट कर दो। मैं वही कह रहा हूं कि बात कहां से निकालनी है? दिल से, रट्टे नहीं मार के जाने। दूसरा, कीप रिस्पॉन्सेस कंसाइज। आपके रिस्पॉन्स लेंथी होने चाहिए। इंग्लिश आती है ना आप लोगों को? देखो ना, मुख्तसर, पता लग रहा है, नहीं तो इंग्लिश आती है आप लोगों को, बस बोलने लगे टेंशन है, बस बोलने वाला स्क्रीन थोड़ा ढीला है, बाकी सब सेट है। अगली बात, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपने ये नहीं देखना मैं 5-6 सेंटेंसेस बोलूंगा तो मेरा नाम आएगा। मेरा मतलब है जो अगर 1-2 सेंटेंसेस भी बोलूंगा तो वो क्या होंगे? क्वालिटी वाले होंगे। वो क्या होंगे? क्वालिटी रखते होंगे अपने अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? शॉर्ट आंसर देने का मतलब ये नहीं है कि आपने वीक आंसर दिया।
शॉर्ट आंसर देने का मतलब नहीं है कि आपने वीक आंसर दिया। हाँ, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर जो होगा यही सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर होगा। आपका आंसर लॉन्ग लेंथी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। चाहे थोड़ा सा आप 2 से 3 लाइनें कर दो, लेकिन होना क्या चाहिए? वेल स्ट्रक्चर्ड। और उसके लिए जनाब प्रैक, इसे प्रैक वर्ड बोलते हैं, PRAC, इस रूल को इंटरव्यू में हमेशा याद रखते हैं और इसके मुताबिक आंसर्स देते हैं। एंड व्हाट इज PRAC? पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है? गिव योर मेन पॉइंट फर्स्ट। डिटेल्ड में इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा जब इंटरव्यू की बात करूंगा, लेकिन अभी चूंकि जो अभी असेसमेंट में बताया वो उसके ऊपर बात करते हैं। अपना मेन पॉइंट आपने पहले बताना है, फिर बताना है कि मैंने ये पॉइंट क्यों दिया, रीज़न इसके ऊपर आपने देनी है। और तीसरा एक्शन, आप क्या करोगे, आपका लाए अमल क्या होगा। और चौथा, मैंने प्रोफेशनली क्लोजिंग करनी है अपनी उस बात की जो मुझसे पूछी गई है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस। जब मैं इंटरव्यू के ऊपर बात करूंगा तो हर चीज़ आपको बताऊंगा। तो दिस इज़ एक्चुअली अबाउट इंटरव्यू, कि ये इंटरव्यू में इन चीज़ों के बारे में आपसे ऐसे ऐसे पूछा जाएगा और इस तरह से आपसे डिस्कशन होगी। कोई सवाल इससे ऊपर अभी तक आ रहा हो? बाकी इन डिटेल तो हमने करनी है बात। यस, एवरीथिंग विल बी हेयर इंडिविजुअली। हर चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह करेंगे और मैं आपके सामने सैम्पल वीडियोस रखूँगा। हर चीज़ आपके सामने होगी, आपने घबराना नहीं है, ठीक है? हर चीज़ आएगी। हम तैयार करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेजेंटेशन तो एक टॉपिक 1 हफ्ता पहले आपको मिल जाएगा, ग्रुप डिस्कशन का वहीं पे आपको देंगे और कहेंगे वहीं पे तैयार करें। हम कुछ खुद कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही आएँ। हम कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, फिर जो आता है आ जाओ। ग्रुप डिस्कशन में कोई सी रिलेटेड टॉपिक होगा या कुछ ऐसे ही? कुछ नहीं बताया हुआ उन्होंने। हाँ, ये बता दिया कि अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, ये बता दिया कि टीम वर्क की ज़रूरत होगी। जो चीज़ें हमें पता चली हम उनके ऊपर तो काम कर सकते हैं ना। और जो मैं तैयारी आपको करवा दूंगा उसी के ऊपर ही सारा कुछ चलेगा, इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा इसके ऊपर। कुछ सवाल हम करेंगे, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि जब मैं पहले प्रिपेयर होके जाऊँगा तो फिर अनएक्सपेक्टेड आएगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। तो कभी भी वही बात कि मैं रट्टा मार के नहीं जाऊँगा। मैं क्या करूँगा? कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। जो भी पूछा जाए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू देखूँगा और मेरे पास बड़े इंटरव्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए हुए, ठीक है, वो मौजूद हैं। तो हर चीज़ डिस्कस होगी यहाँ पे। अब बात करते हैं अबाउट प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन की पहली चीज़ जो है वो लॉजिस्टिक एंड सबमिशन। वो क्या है? ड्यूरेशन कितना है जनाब? 5 मिनट्स का, ठीक है। और प्लानिंग इसके अंदर बड़ी ज़रूरी है कि मैंने पहले 1 मिनट में क्या बोलना है, फिर अगले 2-3 मिनट में क्या बोलना है, लास्ट मिनट में क्या बोलना है। ये बहुत ज़रूरी है। बात समझ रहे हो? ये बड़ा ज़रूरी होगा काम आपके लिए। फिर टॉपिक रिलीज, और वही बात, आपको टॉपिक कब मिल जाएगा? शाबाश, 1 हफ्ता पहले ही आप लोगों को टॉपिक जो है वो मिल जाएगा और आपने उसके मुताबिक टाइम को वाइजली इलेबोरेट करना है। बार बार उस टॉपिक के ऊपर रिहर्सल करनी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने इसको अच्छे तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? और तीसरा, जब आप प्रेजेंटेशन दे चुके होंगे और आपको लगता है मैं अन्नी बात थी, उस वक्त ICAP की टीम दोबारा सामने आएगी, PP की असेसमेंट की टीम, और कहेगी आपने अपने इंटरव्यू में ये बात कही, क्यों कही? जिसने रट्टा मारा होगा ये मैं की क्या सी, मैंने कब कही थी मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और उसे पता होगा कहाँ पे मैंने क्या बात कही, रट्टा नहीं मारा, तो वो उसका आंसर भी देगा। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इस तरह से कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी। जो मार्क्स होंगे आपके प्रेजेंटेशन के होंगे, प्रेजेंटेशन डिलीवरेंस के होंगे, और फिर जो क्वेश्चन आंसर आपसे 2 होंगे उनके मार्क्स होंगे। तो इन सब के मिला के मार्क्स में जो है वो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन को या तो पास करवाएंगे या तो, और मैंने आपको बताया कि मैं कितनी प्रेजेंटेशंस लूँगा आपसे? 2। वहाँ पे आपने कितनी देनी है? 1, ठीक है, मिनिमम 5 मिनट, ठीक है। वो बता देंगे कि आप उससे ऊपर है, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े स्टूडेंट्स होंगे, तो आप अगर ऊपर जाएंगे तो वो आपको फेल करते हैं। जाहिर सी बात कोई रिलैक्सेशन होती तो है 30 सेकंड की या 1 मिनट की भी होती होगी, लेकिन उससे फिर मार्क्स कटेंगे। तो इसलिए आपने कहा 1 हफ्ता पहले जब आपको दिया हुआ तो विदिन 5 मिनट्स रहने में क्या कबाहत है? आप तैयारी करें ना, प्रैक्टिस करें ना, क्यों नहीं करते? ठीक है। अच्छा,
एक्सेप्टेबल फाइल कौन कौन सी हैं, वही बात PDF, PPTX, और तीसरा ये डाटा ड्रिवन प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ होती है पावर BI। और मैंने आपको बताया कि आप इसमें YouTube कीजिए और इसमें देखें कि पावर BI में क्या है, एवरीथिंग विल बी देयर, आपको समझ आती चली जाएगी। क्रिटिकल टेक्निकल प्रिपरेशन आपने क्या करनी है जी, टेस्ट फाइल ओपनिंग हो, यानी टेस्ट फाइल ओपनिंग का मतलब क्या है कि पहले ही मुझे ओपन करके देखना है कि मेरी फाइल ओपन हो रही है कि नहीं। जब मैंने वो शेयर करनी है ना फाइल, एक हफ्ता पहले मुझे टॉपिक मिल गया, मैंने वो फाइल जिधर रखी हुई है जिस फोल्डर में, मैं ओपन करके देख लूं कि हो रही है, मसला तो नहीं कोई आ रहा। इसके साथ साथ वो जो मैंने टेक्स्ट इसमें एंटर किया उसकी एनिमेशन में कोई मसला तो नहीं है, ट्रांजिशन में कोई मसला तो नहीं है। मैं आपको जो चीज़ रेकमेंड करूंगा, मैं कहूंगा कभी PDF में प्रेजेंटेशन ना दें। प्रेजेंटेशन हमेशा आपने देनी है एनिमेशंस और ट्रांजिशन के साथ। अब ये जो मैं आपके सामने दे रहा हूँ ये PDF भी हो सकता है कि ये देखें, मैंने इसमें कोई नहीं किया कि मैं पहले इसको लेके आया हुआ हूँ, ये वाला सेक्शन, फिर ये आया, फिर ये आया, ऐसा नहीं है। मैंने क्या किया हुआ कि मैंने सारी स्लाइड आपके सामने रखी है, वो इस वजह से कि आप साथ साथ देखते भी रहें। लेकिन आपने तो प्रेजेंट करना है ना, तो आप स्लाइड बाय स्लाइड या टेक्स्ट बाय टेक्स्ट आ सकते हैं। यानी पहले ये वाला सेक्शन आए, फिर ये वाला आए, ये वाला आए, इसे कहते हैं एनिमेशन। और एक से जब आप दूसरे स्लाइड पे जाते हो तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। और इसको सीखना मुश्किल ही कोई नहीं है, बहुत आसान है। आप कोई एक रील 10 सेकंड की भी देखोगे ना तो उसमें ये समझाया हुआ कि कैसे करना, और आपको समझ आ जाएगी। ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। यानी जिसे कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी चलाना आता है तो उसके लिए एनिमेशन और ट्रांजिशन करना मुश्किल काम नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। अगली बात, फॉर्मेटिंग चेक करें। वही मैंने आपको बात बताई है कि आपने फॉन्ट्स देखने हैं, जो आपने इमेजेस अपलोड की हैं आपने उनको देखनी है, लेआउट डिस्प्ले देखना है क्या वो सब कुछ करेक्ट है, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, ये चीज़ आपने देखनी है। और कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम स्टूडेंट से गलती करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना। हम स्टूडेंट से एक गलती होती है, वो ये वाली होती है कि हम किसी से स्लाइड बनवाते हैं और जब उस स्लाइड को अपने कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो वो उसकी फॉर्मेटिंग आउट हो जाती है सारी। जब भी स्लाइड बनाएं वो अपने कंप्यूटर पे खुद बनाएं, याद रहेगी बात। इस चीज़ का ख्याल भी आप लोगों ने बहुत ज़रूरी करना है। और वेरीफाई करना है रीडेबिलिटी को, यानी क्या करना है कि स्लाइड्स क्लियर होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए और ओवर डेंसली कंटेंट नहीं होना चाहिए। और उसके लिए मैंने पूरा प्रेजेंटेशन में बताया हुआ कि एक प्रेजेंटेशन में कितनी लाइनें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी गाइडेंस जब मैं आपको आगे प्रेजेंटेशन में का लेक्चर दूंगा उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। एवरीथिंग विल बी देयर। तो याद रखें, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन फेल हो सकती है छोटी छोटी टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से। यानी आपने ट्रांजिशन ही नहीं लगाई, आप कंफ्यूज हो गए, यार मैं अब दोबारा हूँ, आगे हो ही नहीं रही, टाइमर ज़्यादा हो सकता है। किसी से आपने प्रेजेंटेशन बनवाई, उसकी प्रैक्टिस भी आपने 2, 3, 4, 5 दफ़ा नहीं की, तो फिर तो मसले आएंगे ना। इसलिए सबसे आसान तरीकाकार क्या है कि जो आपको टॉपिक दिया गया आप उसके ऊपर रिहर्सल को 6-7 दफ़ा कर लें ताकि मसला ही ना रहे, एक ही दफ़ा ये मामला सेट हो जाए ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये याद रखें कि प्रेजेंटेशन के लिए जनाब आपने एक प्रोफेशनल प्रेजेंटर की तरह सोचना है, एक स्टूडेंट की तरह नहीं। रेडीनेस जो होती है ये परफॉर्मेंस का पार्ट होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा रेडीनेस कि ये आपकी प्रेजेंटेशन को ख़राब कर दे। रेडीनेस का मतलब क्या होता है, उजरत, जल्दी काम करना, तो ये ज़्यादा काम को ख़राब करने का बायस बन सकती है। इसलिए इसका ख्याल भी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर और क्वालिटी के ऊपर। प्रेजेंटेशन की स्ट्रक्चर और क्वालिटी कैसी होगी इसके ऊपर बात करते हैं। तो जनाब रेकमेंडेड स्ट्रक्चर क्या है, याद रखिएगा। पहला स्ट्रक्चर यह है कि आपने जो टॉपिक दिया गया उसका सिनेरियो या उस प्रॉब्लम के ऊपर बात करें। मिसाल के तौर पर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन का करंट सिनेरियो बताएं और पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करें, यानी कैसे कैसे हमने बोलना है। दूसरा क्या है, रिस्क और बायसेस के ऊपर बात करें। पोल्यूशन बढ़ गई तो क्या होगा, समझ रहे हो बात को। पोल्यूशन के क्या क्या असरात देखे जा सकते हैं आने वाले सालों में। वाटर की कमी भी ये क्या है, एक पोल्यूशन ही तो है। पोल्यूशन की डेफिनेशन वैसे क्या होती है, जो नेचर के खिलाफ, शाबाश, हर चीज जो अपनी नेचुरल चीज के आउट हो,
अननेचुरल उसमें आ जाए, कंटेमिनेशन आ जाए, वो क्या है? पोल्यूशन। अल्टरनेट अप्रोचेस क्या हो सकती हैं? पोल्यूशन को अब कंट्रोल करना है तो अच्छा अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी तो हमें क्या मेजर्स करने चाहिए, उसके लिए क्या अप्रोचेस लेके आनी चाहिए? दिस विल बी अ थिंग एज वेल। और फिर उसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट, आपने एंड पे बताना है कि व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, और उसके ऊपर पूरा आपने कंक्लूड करना है अच्छे अंदाज से कि भाई मैंने जो बातें कही हैं ये 100% एक्यूरेट है, 100% ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, और मेरी बातों को समझा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, और एंड दे आर फाइनल, दे आर वेरी गुड, और इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बात समझ आ गई? ठीक है। अगली बात, टाइम मैनेजमेंट। 5 मिनट से एक्सीड ना करें, ये कौन कह रहा है? आई कैप कह रहा। ताड़ी मेहरबानी 5 मिनट उत्ते ना जाना, ठीक है? 5 मिनट। और प्रैक्टिस टाइमिंग इन एडवांस, ये बार बार उन्होंने कहा है कि ये जो टाइमिंग है 5 मिनट के अंदर अंदर रहने वाली, इसमें 30 सेकंड की रिलैक्सेशन आप 4 मिनट 30 सेकंड पे भी ख़त्म कर दें। 4 मिनट 30, 35, 40, 45, 50, 55, 59 तक, 4 मिनट 59 सेकंड्स तक भी, लेकिन 5 से ऊपर ना जाए। डन? कि बात समझ आ गई है? वो ये बार बार आई कैप कह रहा है कि ताड़ी मेहरबानी टाइम तो ते ना जाना, जो टाइम बताया हुआ इस टाइम के ऊपर आप लोग रहिएगा। और स्लाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड पे उन्होंने बोला है कि आपकी स्लाइड्स क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जनाब डेंस स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा टेक्स्ट और ये वो, मतलब इतना टेक्स्ट आपने लिख दिया, इतना नहीं होना चाहिए, लिमिटेड इन नंबर होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, ठीक है? और फोकस एरिया के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जनाब आपने डीप थिंकिंग और रीजनिंग के ऊपर बात करनी है, एनालिसिस अच्छे अंदाज से करना है जो आपने स्लाइड्स बनानी है, ठीक है? रीजनिंग, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ऐड करें और उनके ऊपर खुद बात करें अच्छे अंदाज से। प्रोफेशनल जजमेंट यानी एक रेकमेंडेशन भी उसके अंदर लेकर आए कि अगर हम चाहते हैं इसको कंट्रोल करना, अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ सही हो तो मेरे ख्याल में हमें ये करना चाहिए, और वो रिसर्च से आएगा, वो ऐसे चैट जीपीटी से या एआई से बनवाने से नहीं आएगा। मुझे वो प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर, और जब मैं रिसर्च करूँगा तो यकीनन मुझसे वो पॉइंट्स और वो चीज़ें निकल जाएंगी और मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं फोकस करना, एनालिसिस के ऊपर आपने फोकस करना है। आपका एनालिसिस चीज़ के ऊपर क्या है? तो जनाब इसकी अब एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं हमारी असेसमेंट की। तो आपका जो प्रोफेशनल मूवमेंट है वो ये है कि आपने हमेशा जब भी आपने असेसमेंट के लिए जब जाना है तो अपने आप को एक प्रोफेशनल कैंडिडेट के तौर पे लेके चलना है। एक प्रोफेशनल कैंडिडेट के तौर पे क्लियर रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, कंपोज्ड रहें, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको एक अच्छा और प्रोफेशनल पर्सन बनाएंगी। और जनाब अपनी सक्सेस को डिफ़ाइन करें। डिफ़ाइन कैसे करें? अपनी सोच से, अपने अल्फाज से, और अपने अल्फाज के तरीके से। और आप अगर रेडी हैं तो प्रेजेंटेशन को अच्छे अंदाज से, अपने प्रोफेशनल जो अटायर है, प्रोफेशनल जो वे है, उसको बड़े अच्छे अंदाज से आप एलेबोरेट करें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम असेसमेंट, और असेसमेंट का ये पोर्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया जी। ओके जी।